नमस्कार। कल की ज़बरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार फिर से तैयार है नए जोश और नए जुनून के साथ। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आपको 61 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। कल भी कुछ ऐसा ही था। कल भी गिफ्ट निफ्टी हेल्प से हमने करीब 150 पॉइंट ऊपर खोला, लेकिन बंद कहाँ हुआ है आपको उसका अंदाज़ा खुद लग गया होगा। तो बाजार के अंदर अभी ट्रस्ट ना करें। ये जो ट्रस्ट वाला डेफिसिट हुआ है ना, ये थोड़ा सा मार्केट को भी डिस्टर्ब करके रखेगा, लेकिन इस पर हमारी बारीक नज़र है। हम हर डाटा को हर एंगल से खगालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स का हो, या फिर वो फंडामेंटल और पॉलिसी बेस्ड क्यों ना हो। इसलिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ अगले 2.5 घंटे आप बने रहिएगा। मेरे साथ मनीष भी होंगे। हम मेहमानों को अपने साथ जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपके सामने सारी बेहतर से बेहतर ट्रेड रखवाएं। हमारा फिर से मानना है कि ट्रेड कम कीजिए, लेकिन जो कीजिए वो बहुत अच्छे से और पक्के से कीजिए। चार्ट ट्रिगर विंडोज़ के फॉर्म में पहले आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप पहले उसका एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए किस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। डाउ में लगातार 30 दिन की जो तेज़ी है वो थोड़ी थम गई है। 21,260 के आसपास इस समय अभी गिफ्ट निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है, 60 पॉइंट की बढ़त के साथ है। एक्सेस के अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे। पीडीलाइट के भी अच्छे नतीजे बताए जा रहे हैं। पीडीलाइट के नंबर्स इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंजम्पशन के प्ले को भी आपको अच्छे से बताता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, निफ्टी में टाटा स्टील, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा के नतीजे आज होंगे। आज भी रिजल्ट्स हैवी डे है मार्केट के अंदर। इसके अलावा वायदा बाजार के हिसाब से अगर आप देखें तो कंटेनर कॉरपोरेशन, टीवीएस मोटर, आईओसी, डीएलएफ और कैनरा बैंक के नंबर्स होंगे। इन सबके अंदर लीडरशिप तो नहीं है, लेकिन सबके अंदर कन्विक्शन छुपी हुई है। जैसे कॉनकोर आएगा तो सरकारी नंबर्स हिलेंगे, आईओसी आएगा तो बीपीसीएल, एचपीसीएल पे फर्क पड़ेगा, डीएलएफ आएगा तो प्रेस्टीज और अब्रॉय पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पर कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने विंडोज़ के अंदर इस सारे नंबर्स बाकायदा आपके लिए लिख दिए हैं। अब आगे बढ़े, मनीष हमारे साथ है। मनीष से एक बार जरा हम समझ लेते हैं कि इस समय निफ्टी के अंदर या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर उनकी अपनी क्या रीडिंग है। उसका फिर सिलसिलेवार तरीके से जो आपके भी सवाल होंगे उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। मनीष सीधे तौर पर डिम्पी नमस्कार। 18 स्वदेश के तमाम दर्शकों को नमस्कार। डिम्पी, कल आपने जिस तरीके की बातें की थी ना कि जल्दबाजी में कोई खरीदारी नहीं करे, वही कल सच साबित होता हुआ दिखा। और आपने कल कहा था कि आप इतने टफ क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, तैयार हो जाइए। कई सारे सवाल मैं अपने आपसे पूछने वाला हूं और मैं भी बताऊंगा थोड़ा मोड़ा कि क्या आज कल बाजार में हुआ। उससे पहले एक बार समझते हैं, विश्वमोहन जुड़ चुके हैं, कि कल दुनिया भर के बाजारों में क्या हुआ, उससे कुछ ट्रिगर मिला कि नहीं। क्योंकि कल भारतीय बाजारों के लिए कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर थे, उसके बावजूद हम कल गिर रहे थे। क्रूड में हमने देखा गिरावट देखने को मिल रही थी, निफ्टी से हमने देखा अच्छे संकेत देखने को मिल रहे थे गिफ्ट निफ्टी से, उसके बावजूद हम गिरे। आज ग्लोबल संकेत क्या है? ग्लोबल संकेत अगर एशियाई बाजारों से शुरू करें, जैसा डिम्पी कह भी रहे थे, जापान के बाजार, कोरिया के बाजार जहां पे तेजी दिख रही है। जापान के जो कुछ नंबर्स थे, जो ट्रेड के नंबर्स थे, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। वहाँ पे डेफिसिट का अनुमान था, सरप्लस की स्थिति बनी, एक्सपोर्ट के नंबर काफ़ी अच्छे थे। कल बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी बैठक के जो फैसले आए थे, एक्स्ट्रा लूजनिंग जो उनकी पॉलिसी है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है, उन्होंने उसे अभी जारी रखने का ही फैसला किया है। लेकिन आज चाइना और हांगकांग, इन दोनों बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। अमेरिकी बाजार की तरफ चलते हैं। अमेरिकी बाजारों में कल डाउ जोन्स, डिम्पी कल कह भी रहे थे कि अब नतीजों के दम पर वहां बाजार चल रहा है, तो नतीजों की वजह से वहां पर डाउ जोन्स में दबाव दिखा। 38,000 जो उनका रिकॉर्ड लेवल था उसके नीचे फिसल चुका है, करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ। लेकिन कुछ अच्छे नतीजों के दम पर, टेक शेयरों के नतीजों के दम पर यहां पर नैस्डैक चला। नेटफ्लिक्स के अच्छे नतीजे आए थे, सब्सक्राइबर बेस उनका काफी बड़ा हुआ है, उससे चले। लेकिन डाउ पर दबाव दिखा। 3M में जहां पे कमजोर नतीजों के साथ साथ बाजार से कमजोर नतीजे ही नहीं देख रहा है, आगे क्या गाइडेंस कंपनी दे रही है उस पर भी बाजार की नजर है। क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन नतीजे हर पैमाने पे अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, लेकिन उनके गाइडेंस अच्छे नहीं थे, उसका वहां पर दबाव दिखा। तो इस तरह से बाजार की चाल चल रही है। कुछ अहम डेटा है जिस पर नजर रहेगी। इस हफ्ते की अगर बात करें तो कल चौथी तिमाही के जीडीपी नंबर आएंगे अमेरिका में, उस पर पूरे ही बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ और डेटा है जिसमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम, नए घरों की बिक्री, इस तरह के डेटा आएंगे। शुक्रवार को पीसी के नंबर आएंगे जिस पे फेड की नजर रहेगी और वहां पर ब्याज दरों की क्या चाल रहती है उसको लेकर थोड़े बहुत संकेत तो जरूर ही मिल जाएंगे। और एक अहम आंकड़े जो यूएस मार्केट से बताना बहुत जरूरी है वो है ट्रंप जो रिपब्लिकन उम्मीदवार है, उन्होंने अपने ही जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनेगा उसकी रेस शुरू हो गई है। बाइडेन भी लगातार जीत रहे हैं, ट्रंप भी लगातार जीत रहे हैं और इसलिए लग रहा है कि ये दोनों बड़े उम्मीदवार ही दोनों पार्टी की तरफ से, डेमोक्रेटिक की तरफ से बाइडेन और रिपब्लिकन की तरफ से यहाँ पे ट्रंप बड़े उम्मीदवार होंगे, ये साबित हो रहा है। तो ये एक अहम ट्रिगर है। अन्य ट्रिगर में कच्चा तेल,
जैसा मनीष जी कह भी रहे थे कि कल गिरावट दिखी थी, लेकिन आज स्थिरता दिख रही है। $80 के नीचे अभी भी है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। गोल्ड में भी स्थिरता है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये बाजारों के लिए जरूर चिंता है। अब देखते हैं आज किस तरह की चाल रहती है। निश्चित रूप से शुक्रिया विश्वमोहन, ये तमाम जानकारी देने के लिए। डिम्पी, कल हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत देखने को मिल रहे थे, क्रूड में गिरावट थी, सब कुछ अच्छे संकेत थे, फिर भी हम परफॉर्म नहीं कर पाए। ये ऐसा क्यों हुआ कल के लिए, पहले मुझे थोड़ा समझाइए, एफएनओ पे हम लोग और बात करेंगे विस्तार से। देखिए, इसका ना बहुत बेसिक सा है। आप यूफोरिया के अंदर काम करते हैं, जब मार्केट के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट आए, कुछ कुछ ऐसी दिखती है। जब आपको पता है हजार पॉइंट बैंक निफ्टी चलता रहा, तब भी कोई मेजर खबर नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार चल जाते थे। उसके पीछे इंस्टीट्यूशनल का रोल काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। उसमें एफआईज आता था, उसमें लिक्विडिटी था, उसमें आपके पास पॉलिसी थी, उस समय टारगेट टू अचीव हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है ना, 22,000 के आसपास आके सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट डिस्काउंट किया मार्केट ने। इसलिए 22,000, 21,800 ये एक जंक्शन बना दिया रेजिस्टेंस का। अब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा करोगे ना, तभी चलेगा। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा नहीं करोगे ना, तो नहीं चलेगा मार्केट। दूसरा, बहुत सारी जगहों पर वैल्यूएशन की बात उठती है कि वैल्यूएशन महंगे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार चला हुआ है तो वैल्यूएशन महंगे होंगे ही, लेकिन पुट कॉल रेशियो से हम रोज आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट के अंदर आज क्या होगा। तो इसलिए मैं वो पुट कॉल रेशियो अभी भी आपके सामने रखूंगा। ये जो अभी आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ना, मैं इसमें से एक पॉइंट को सिर्फ नोटिस करवाना चाहता हूं, जो भी ये भलाई पांचवा ही पॉइंट है कि टेक्निकल सपोर्ट्स टूटे हैं। देखिए, सपोर्ट टूट तो गए हैं। अब आप जब सपोर्ट तोड़ते हैं ना, तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है बार बार, जिसको कोई भी नॉन टेक्निकल वाला बंदा भी चेक करता है, वो है डीएमए लेवल्स, कि बाजार किस डीएमए पे आके रुकेगा, यानी कि कौन सी एवरेज पे आके रुकेगा। इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। डेली एक्सपेक्टेशन अलग अलग तरह की होती हैं। अगर आप देखेंगे तो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 20,971 के आसपास बन रही है, यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि 21,000 तक हम और भी आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक ही एवरेज बची है जो टूटना बाकी है, वो है 200 दिनों की एवरेज, जहां पे आके बनता है 44,666। तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूं। कल की जो गिरावट है ना, उसको मैं आप अपना एक बुरा सपना मानिए, और यकीन मानिए कल अगर आईसीआईसीआई बैंक अच्छे नंबर्स दे दिया, सब कुछ ठीक रहा, ऐसी कोई खबर नहीं थी जी के अलावा जो नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद भी बाजार अगर टूटा है ना, तो आप इसको एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मान सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं इसी पॉइंट पे ही, मार्केट का नेचर बदल चुका है मनीष जी। अब 21,800 से 22,000 जब तक हम पार नहीं होंगे, ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, ये चलेगा। पहले बाइंग ऑन डिप्स होता था, अब सेल ऑन राइज का मार्केट है। इसका डीएनए में थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब। बिल्कुल डिम्पी, और सही बात है डिम्पी, आपने दो बातें बहुत अच्छी कही कि कहीं ना कहीं बाजार का मूड चेंज हो चुका है। अब 21,800 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक जो है ना, थोड़ी चिंता की बात। और सेल ऑन राइज की आपने बात की कि हर तेजी पे आप बिकवाली करके चलिए, बात आपने कही। लेकिन डिम्पी, आपने कहा कि बुरे सपने के तौर पे इसको मानिए, लेकिन क्या है ना, जब भी बुरा सपना आता है ना, तो अगले दिन थोड़ी घबराहट होती है, और यही कमोबेश मुझे लग रहा है कि थोड़ा और अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है कि देखिए, बजट से पहले कल जो गिरावट थी, और लगातार आप बोल भी रहे थे कि नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी चिंता हो सकती है। और जितने एनालिस्ट से बात हो रही थी कल मानस से भी बात, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। कल यही थी कि गिरावट के बाद जिस तरीके से बजट से पहले थोड़ी गिरावट हुई है, वो एक चिंता की बात है। इस बाजार में एक ट्रेंड साफ तौर पे देखने को मिला कि जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जो खबर अच्छे हैं, उसमें तो तेजी बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन जिन कंपनियों के नतीजे खराब आ रहे हैं, या जिन कंपनियों से जुड़ी हुई खराब खबर आ रही है, उसको बाजार बहुत पनिश कर रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा है कि 2023 में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। और यही संकेत देखने को मिल रहा है कि अब जो है ना कहीं वैसे शेयर्स जिसके वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो चुके हैं, वहाँ काफ़ी तेज़ मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसलिए कल के ट्रेड में देखिए डिम्पी, रेलवे स्टॉक्स हो, सरकारी चुनिंदा कंपनियों के शेयर्स देखो, देखिए आरईसी, पीएफसी, एमएमटीसी ऐसे स्टॉक्स, इसमें काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से आप रेलवे स्टॉक्स में कल के ट्रेड में देखिए, तमाम रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो इस लेवल पर अब लगता है कि थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको थोड़ा संभल के रह के ट्रेड करने की जरूरत है। एक चीज़ और थोड़ा सा है जो आप कह भी रहे थे, आईटी को छोड़ के अभी तक बहुत ऐसे सरप्राइजिंग नतीजे, तो दमदार नतीजे इसकी बात हम करते हैं ना, अभी तक देखने को नहीं मिले। हालांकि अभी रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई है, एक एचडीएफसी बैंक ने बाजार का पूरा मूड माहौल ख़राब कर दिया। हमने देखा है कुछ दिनों में ही रिजल्ट के बाद करीब 15% तक वो शेयर टूट चुका है। अगर कल आईसीआईसीआई बैंक नहीं चल रहा था तो पता नहीं क्या होता।
अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, कल आपने वायदा बाजार की बात की, कई सारे ट्रिगर्स आपने बताया। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या दिखता है? देखिए, सपोर्ट मैं आपको फिर से बोलूँगा, आप उतावले ना बनिएगा। बिल्कुल खरीदारी के लिए ऐसा नहीं है कि बाजार सस्ता हुआ है, हमको कूद कूद के आना है। सर, ऐसा मार्केट आप 5-5 हज़ार पॉइंट के बैंक निफ्टी एक तरफा चलते हुए देख चुके हैं। अभी तो टूटना शुरू ही हुआ है। और एक चीज़ का और हमेशा अपने माइंड में ना आप छाप लीजिए, दीवारों पे लिखवा लीजिए कि बाजार चलता सीढ़ियों से और उतरता लिफ्ट से है। ये बात आप लिखवा लीजिए आप, क्योंकि अब जब पैनिक आता है ना, तो अब हुआ क्या है, कल 1000 ही पॉइंट तो टूटा है। लोगों ने वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पैनिक। 1000 पॉइंट बढ़ने पर तो कभी किसी ने बोला नहीं कि खरीदारी कभी पैनिक हो गया, लोग खरीदारी हो रहे हैं, फोमो आ गया। ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं उसका अगर रिवर्सल आ जाए तो फिर मार्केट में डर लगने लगता है। मैं एक अनवाइंडिंग के हमने वर्ड लिखा है, बड़ी अनवाइंडिंग हुई है कल मार्केट के अंदर, और ठीक एक्सपायरी से हुई है। -30% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। यही मेरी एक सबसे बड़ी वजह है। मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार जल्दी जल्दी रिकवर नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अब आपने मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए, सपोर्ट है अभी 21,000 का। कल हमने आपको एक नोटिस करवाया था कि 21,500 पर रुकेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 300 भी आएगा, 300 भी गया तो फिर और नीचे भी जाएगा। ये और नीचे जाने वाला है। सपोर्ट हमने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ 21,000, और ये 20,000 जो 900 लिखा है ना, ये एक्चुअली में पूरा का पूरा 50 दिनों का एवरेज है। इसको हम 50 डेमा कहते हैं। यहीं पे आके बाजार को रुकना है तो रुकेगा, क्योंकि 20 दिन को तोड़ चुका है। ये टेक्निकल्स का बहुत बेसिक सा सिद्धांत होता है कि जहां तोड़ोगे अगला एवरेज कहां, वहां तक जरूर जाता है मार्केट। ये कुछ कुछ वैसे ही है। दूसरा पॉइंट, निफ्टी में आज क्या करें? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज क्या करें। हमने ना उसका जवाब थोड़ा लिखवाया है, आप जरा स्क्रीन पे उसको नोटिस कीजिएगा। 20% माल आपको लेना चाहिए। कहां पे आपको लेना चाहिए? यहीं पे अगर आप लेना चाहते हो तो यहां पर भी आप ले सकते हैं, या तो आप 21,000 के आसपास हम और माल लेंगे। फिलहाल 21,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के 20% पोजीशंस बना लो। अब ये 20% कैसे बनती है मैं बताता हूं। 10 लॉट की जगह आप 2 लॉट खरीदो तो 20% हो गया। ठीक है, आपने मान लो कोई शेयर 1000 लेना है तो आप उसका 200 शेयर लो तो आपका 20% हो गया। तो आप पहले सिलेक्शन करो कि मेरे को इंडाइसिस में जाना है कि नॉन इंडाइसिस में जाना है। अगर इंडाइसिस में जाना है तो 20% का कैप लगाओ कि मैं 20% माल नहीं लूंगा, और मेरा 21,000 का स्टॉप लॉस है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम बुल रन को ब्रेक नहीं किया। अभी हमने 50 दिन के एवरेज को ब्रेक नहीं किया। ये कभी भी टर्न हो सकता है, इसलिए मैं आपको 20% माल दिलवा रहा हूं, लेकिन मैं 80% के लिए रुकवाऊंगा। और 80% हम 21,000 के आसपास आके सोचेंगे कि वहां पे हमको खरीदना भी है कि नहीं खरीदना। अगर खरीदना होगा तो फिर हम 20,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये निफ्टी के लिए है जिन्होंने अभी कुछ माल नहीं खरीदा, खरीदना चाहते हैं, गिरावट की वेट कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए पॉइंट्स बता रहा हूं। और दोनों का ही, जो आज खरीद के बैठे हैं, जिनका पुराना खरीदा हुआ है, वो जब तक 21,550 और 21,800 पार नहीं होगा, ये बाजार सेल ऑन राइज का है। 500 पॉइंट मिले, 300 पॉइंट मिले, तुरंत निकल जाओ और बाहर आ जाओ इस मार्केट से। ये मार्केट अभी वैसा नहीं है कि आप आंखें बंद करो बैठे रहो और बाजार चल जाएगा। वैसा बाजार नहीं रहा मनीष जी अब ये। तो बैंक निफ्टी पे क्या करें फिर डिम्पी? जब आपने निफ्टी के सारे लेवल्स बता दिए हम कि यहाँ से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बैंक निफ्टी कल वही उसी ने मूड खराब किया बाजार का। बैंक निफ्टी ने मूड तो खराब किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक जगह पर अपने आपको टिका दिया जिसको हम ओवरसोल्ड भी कहते हैं। अगर आप पुट कॉल रेशियो दिखा पाए तो आपको वहां पे दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो घट के 0.51 हो चुका है। ये 51 या 50 की कैटेगरी में जब भी आता है ना तो वो सस्ता हो जाता है, और कल अनवाइंडिंग का प्रेशर है। निफ्टी हमने -30 लिखा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बदलाव देखो -1.6 है। मैं आपको एक और बहुत चीज क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी ही ग्रीन शू दिखाएगा। बैंक निफ्टी आपका डिसाइडर है कि बाजार को चलाना चाहता है कि तोड़ना चाहता है। जब पहली बार जब गिरावट आई, यानी कि ऊपर से जब टूटने शुरू हुए, तो बैंक निफ्टी पहले लाल निशान में आता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक आपने कुछ पूछ ही लिया कि क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूं। देखिए, 45,000 पे बंद हुआ है। सिर्फ 10% माल अब आप अभी ले सकते हो। मैं सिर्फ 10% का अलावा आपसे कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी 80% के लिए रुकूंगा बैंक निफ्टी पे। मैं सिर्फ 10% माल यहां पे लूंगा और 200 से 300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। कहने का मतलब कि 44,700 का मेरा स्टॉप लॉस है। मैं 10 से 20% से माल नहीं लूंगा और अभी मैं 80% के लिए रुकूंगा, और मैं नई सीरीज का डाटा चेक करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। उसके बाद ही मेरे को आके ट्रेड समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं ही लेंगे।
मार्केट के अंदर वो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वो बात नहीं रही है जो आप 1 महीना पहले देखते थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बाजार से दूर रहें, अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने आप को तुरंत बदल दें। अगर आप नहीं बदलेंगे तो मार्केट पनिशमेंट बहुत गंभीर देगा। इसलिए 20% तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं 80% के लिए रुकूंगा और मैं नई सीरीज के डाटा का वेट करूंगा, क्योंकि रोल ओवर मेरे को उतना अच्छा नहीं आ रहा। हमने रोल ओवर के डाटा भी दिए हुए हैं, कृपया करके प्रोड्यूसर साहब उस रोल ओवर के डाटा को सभी को चला दीजिए आप। लोगों के तमाम नंबर्स जिस तरीके से देखने को मिले, और टिम्पी की तरफ से जो एक बात निकल के सीधे तौर पर आई, खरीदारी के लिए आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इस बाज़ार में। एक बार वो दिखाइए जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है कि बाज़ार में अभी खरीदारी के लिए जल्दीबाजी नहीं करें। डिम्पी, ये लाइन सही है? खरीदारी के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जो मुझे भी दिख हाँ, रहा ये है। और बात आपको बिल्कुल ठीक है कि खरीदारी के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मनीषा, आपने लाइन बिल्कुल ठीक लिखी है कि खरीदारी के लिए जल्दबाजी अभी ना करें। अभी मार्केट को सेटल होने का समय चाहिए, वो सेटल होने दें। लेकिन इस सेटलमेंट की कॉस्ट मैं आपको पे करवा रहा हूं, और 20% है। 20% इन निफ्टी, 20% इन बैंक निफ्टी आप जरूर डाल के रखो, क्योंकि रिवर्सल कभी भी किसी भी समय आ सकता है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स भी अभी आपको बता ही देंगे। देखना यही बात होगी कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एकदम से कूद के नहीं आना है मार्केट में, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। रिवर्सल आएगा, हम ही आपके सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे रिवर्सल आ रहा है, प्लस करना शुरू करो आप। तो जल्दीबाजी नहीं करें तो 10 सेकंड में एक अनुमान लगाता हूं, डिम्पी को रखिए फ्रेम में। आज आप स्टॉक्स नहीं देंगे क्या? आज स्टॉक्स नहीं होगा मेरी तरफ से। आज मैं मार्केट को सेटल होने के लिए देखना चाहता हूं। दूसरा, डेरिवेटिव एक्सपायरी भी चल रही है, तो एक्सपायरी के चलते मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा शेयर अभी मेरे को मिल रहा है। हाँ, ड्यूरिंग द ट्रेड मिलेगा तो आपके सामने रखेंगे। चलिए, तो ट्रेड मिलेगा तो सामने रखेंगे, और डिम्पी बताएंगे भी कई सारे स्टॉक्स। अब तो आप पूरी तरह से आप FNO समझ चुके होंगे क्या ट्रेंड देखने को मिला। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, ट्विटर पे जाइए 18 स्वदेश के पेज पे, और तब पूरा शो देख सकते हैं। लेकिन कहाँ मौका है ये बताने के लिए हमारे साथ 3 जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष मीना जुड़ चुके हैं, सोनी पटनायक जुड़ चुके हैं, और जतिन गेडिया जुड़ चुके हैं। आप तीनों को नमस्कार और शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत में संतोष आपके साथ करूंगा। जिस तरीके से हमने देखा कल बाजार का मूड माहौल बेहद खराब होता हुआ दिखा, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति होनी चाहिए? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल मार्केट में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला। साइंस थे मार्केट, लास्ट वीक हम देखे, स्पेशली लास्ट फ्राइडे और सैटरडे को जो मार्केट सेशन था, आप देख सकते थे कि एक यूफोरिया था, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स, PSU स्टॉक में। तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लास्ट स्टेज इंडिकेट कर रहा था, और जब भी एक यूफोरिया होता है तो मार्केट में नियर टर्म टॉप बनते दिखता है, और वही रीजन था मार्केट में एक सेल ऑफ का ट्रिगर आया। और वैसे भी FIs तो सेलिंग कर ही रहे। तो और निफ्टी की हम बात करें तो 21,750 के आसपास निफ्टी को 20 डे मूविंग एवरेज पे होल्ड किया। कल गैप अप ओपनिंग हुई, और अगर मार्केट का स्ट्रक्चर वीक होता है तो अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो एक सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। तो कल उस सेलर को उसने ग्रैब किया, और 20 डे मूविंग एवरेज पे एक बड़ी सेलिंग आई, और कल निफ्टी ने अपने प्रीवियस स्विंग लो 21,300 को ब्रेक किया। आज एक हल्की पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर मार्केट में एक दिन पहले बड़ी गिरावट होती है तो मार्केट, और पॉजिटिव ओपनिंग होती है अगले दिन थोड़ी बहुत भी, तो मार्केट उसको इमीडिएटली सेल करता है। तो मुझे लगता है अगर ऊपर मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि नीचे बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो बहुत एग्रेसिव शॉर्ट भी करना नहीं चाहिए, बिकॉज थोड़ा मार्केट ओवरसोल्ड है, तो लोअर लेवल से रिकवरी भी आने की संभावना रहेगी। तो ऊपर मिल रहा है तो शॉर्ट कीजिए, ऊपर आप 21,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, नीचे जो टारगेट रहेगा 21,050 का रहेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा वीक है, हालांकि ये भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास आ रहा है। तो ऊपर मिलता है आपको तो शॉर्ट कीजिए, ऊपर में 45,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे 44,700 जो एग्जैक्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो टारगेट रहेगा, लेकिन उसके आसपास आके शॉर्ट नहीं करना है, वहां थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। मार्केट भी ओवरसोल्ड है। और कल आप डेरिवेटिव डेटा देखोगे तो FIs की तरफ से कैश में भी जिस हिसाब से कल मार्केट में गिरावट, ऐसा लग रहा था कि शायद फिर से 8-10 हजार करोड़ की सेलिंग आ सकती है, लेकिन उतना बड़ा फिगर नहीं था। और F&O डेटा को भी आप ट्रैक करोगे तो FIs की तरफ से इतनी एग्रेसिवली सेलिंग नहीं थी, कि कल कहीं ना कहीं HNI ड्रिवन और रिटेल ड्रिवन सेलिंग थी। लेकिन फिर भी ये मोमेंटम वीक है, तो सेल ऑन राइज की अप्रोच रहेगी, बट लोअर लेवल पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट नहीं होना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी करते जाना शॉर्ट में अपना। तो सीधे तौर पे संतोष की भी यही राय जो डिम्पी ने कहा कि जब ऊपर मिले तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो बिकवाली करके ही चल सकते। सोनी, आपकी तरफ से आज के लिए ट्रेडिंग फिक्स क्या होंगे? जी, गुड मॉर्निंग मिनिश्री एंड डिम्पी जी, सारे दर्शकों को एंड पैनल में भी सबको। मेरा आज एक अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। ऑफ कोर्स एक बाय और एक सेल साइड का आइडिया है। सो बाय साइड के लिए है फार्मा स्पेस में से जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ को एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है अराउंड 690 700 के रेंज में। मल्टीपल टाइम्स वहां से टेस्ट करके बाउंस किया है,
और कल एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ भी उसने ऑलमोस्ट अपने आप को क्लोजिंग भी वहीं पे दी है। एडिशनली जाइडस लाइफ में एक अच्छे रोल ओवर्स की शुरुआत भी देखने को मिल रही है, करीबन 60% का रोल ओवर्स ऑन द लॉन्ग साइड देखने को मिल रहा है। सो जाइडस लाइफ यहाँ से एक बाय लगता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 700। आपको अगर इंट्राडे में कोई हल्की सी डिप मिलता है टुवर्ड 725 723 तो आप वहां तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 700 स्टॉप लॉस, 750 760 टारगेट। जो दूसरा सेल का आइडिया है वो है बजाज फाइनेंस। फेब्रुअरी फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी। आप इसको सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 70 to 50 एंड टारगेट ऑफ 6800। सो इसमें एक ब्रेकडाउन नजर आया है, काफी वीक लग रहा है ऑन चार्ट्स। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि बजाज फाइनेंस का सेम कॉल, सेल कॉल, हमने अपने जेएम क्लाइंट्स को भी सेम लेवल और टारगेट्स के साथ दिया हुआ है। ठीक है, डन। तो ये आपके बजाज फाइनेंस से एक शॉर्ट कॉल होगी और जायडस लाइफ साइंसेज सोनी की तरफ से एक प्लस कॉल है। तो बैलेंस्ड अप्रोच है, प्लस फार्मास्यूटिकल है, डिफेंसिव प्ले हो गया और एग्रेशन जहाँ पे दिखेगा बजाज फाइनेंस में, वहाँ पे अभी भी शॉर्ट बन रहा है। मैं जतिन के पास भी आता हूँ और उनसे एक ट्रेड भी लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक क्लियर कर दूँ। ये जी एंटरटेनमेंट के नीचे ना अभी सोर्स बेस्ड कुछ खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि सुभाष चंद्रा ने चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को और उनसे ये कहा है कि देखिए सेबी जो है सोनी वाले मामले में कुछ अड़ंगा अड़ा रहा है, आप इसको एक बार ज़रा देख लीजिए। आपको मालूम ही है कि सेबी एक तरह की जांच भी कर रहा है जिसमें पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को एक अलग से पार्टी बनाया हुआ है और उनकी वो जांच ही कर रहा है। यही बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से सोनी नहीं चाहता था कि पुनीत गोयनका एज अ सीईओ और एमडी के तौर पर रहे, लेकिन पुनीत गोयनका सीईओ और एमडी के तौर पर रहना चाहते थे तो सेबी का बार बार हवाला देता था। यही हवाला आप सुभाष जी खुद अपने चिट्ठी लिख कर वित्त मंत्री को बता रहे हैं कि देखिए सेबी इस मामले को तो ये थोड़ा ट्राई पार्टी लग गया है। इसमें ना केवल सोनी जी है, अब एक सेबी वाला एंगल भी आ गया है चिट्ठी के साथ में। तो ये मामला अपने आप में गंभीर है, इसलिए थोड़ा रुक जाइएगा। भले ही ठीक है जी के अंदर आपको वैल्यूएशन मिल रही है, मैं फिर से बोलूंगा कोई आदमी अगर इस डील के हिसाब से खरीदना चाहता है तो उसका मामला तो कल ही खत्म हो गया था, लेकिन कोई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी खरीदना चाहता है तो ज़रूर इस पे ध्यान दे, क्योंकि 50% ज़्यादा मार्केट शेयर रखने के बाद ये शेयर अभी भी 150 पे मिल रहा है। एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, ये एफ&ओ बैन से बाहर है मनीष, तो आज इसका अंदर उतार चढ़ाव तेज होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ जो है इटनॉल स्वदेश के सीनियर एडिटर राजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि ये ऐसा पहला मामला निकल के सामने आ रहा है कि सरकार के रेगुलेटर के खिलाफ ही वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दी गई है। एक तो इसको समझाइए और पूरा मामला क्या है इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, ये रेगुलेटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। ऑब्वियसली सरकार का थोड़ा नियंत्रण होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नियंत्रण होता है और उसकी कामकाज में सरकार इंटरवेन नहीं करती है। जो जील में सुभाष चंद्रा ने जो पत्र लिखा है, उन्होंने रेगुलेटर के कामकाज पे सवाल उठाया और खासकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित को उजागर किया है कि जो रेगुलेटर के टाइमिंग है इस पे एक्शन लेने की, जब मर्जर की बात चल रही है, मर्जर कंप्लीशन की तरफ था, उस समय इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं और इसका जो प्रभाव है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को होगा, क्योंकि जील में सुभाष चंद्रा का जो स्टेक है वो सिर्फ 4% है, उसमें 44% से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेक है और बाकी सारे स्टेक जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है। तो उन्होंने इसी चीज को रेज करके उठाया है। लेकिन इसमें ऐसा लगता है, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलेंगे तो सरकार इंटरवेन बिल्कुल नहीं करेगी, और ये क्योंकि सेबी एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि वित्त मंत्री को जो पत्र लिखा गया है वो पत्र सेबी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसमें रेगुलेटर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगी कि आप कुछ कीजिए या इस पे कुछ उठाइए, सिर्फ उस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उनके संज्ञान में लाया जाएगा। ये पूरी तरह से सेबी का फैसला होगा कि इस लेटर पे कैसे एक्ट करे और वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कैसे इन्वेस्टिगेट करे। सीधे तौर पे आप, जैसा कि आपने बताया कि अब तक के अनुभव के आधार पे कि इसमें सरकार हो सकता है इंटरवीन कुछ न करे, कानूनी तौर पे कुछ इसमें मामला बनेगा क्या फिर? बिल्कुल कानूनी तौर पर कोई मामला नहीं बनेगा, क्योंकि सैट से फैसला आ गया था और उसको भी कोट किया है सुभाष चंद्रा ने अपने पत्र में, जिसमें ये कहा गया था कि उनको सीईओ बनाने के लिए सुभाष चंद्रा या जो पुनीत गोयनका है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो जो सेबी ने पाबंदी लगाई थी, सैट ने उस पाबंदी को हटा दिया गया था। लेकिन सैट के फैसले में ये भी कुछ नहीं रहा था कि सेबी को कोई भी टाइम बाउंड नहीं दिया गया था कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन को पूरा करे, और सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट तरीके से कर रही है
और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे सेबी फैसला देगी, और उसका इम्पैक्ट अगर मर्जर पे पड़ता है या सोनी का जो फैसला लिया है उस इन्वेस्टिगेशन चलते, उससे सरकार का या सेबी का कोई लेना देना नहीं है। ये सेबी क्लियर बिल्कुल करेगी। मनीष, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू वेरी मच सारी डिटेल हमको बताने के लिए। इस पूरे मामला क्या है, हालांकि इसमें सेबी को ट्राई पार्टी बनाया जा रहा है, लेकिन सेबी एक अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। सरकार कितना प्रेशर बनाएगी लगता तो नहीं है कुछ होगा ऐसा, ये बात भी राजेश सर आपको बताते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, जतिन केडिया से उनके ट्रेडिंग कॉल से लेते हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेडिंग कॉल सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और सिलेक्टिव अप्रोच लेके चलना चाहिए। तो हम दो ट्रेडिंग कॉल्स लेके आ रहे हैं। जो पहला ट्रेडिंग कॉल होगा वो सेल साइड पे होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने देखा है कि एक फॉल के बाद पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से पुल बैक आ रहा था, वो 50% रिट्रेसमेंट पे जाके रुक गए और फिर से एक नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल शुरू हो गया। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में हमारा सेल ट्रेड रहेगा। हमारे टारगेट्स रहेंगे 9600 और 9540 के, और हम स्टॉप लॉस 10,100 का लगाना चाहेंगे। एक जो बाई साइड का ट्रेड होगा वो आई थिंक ओवरलैप हो गया है। जाइडस लाइफ मैंने भी चुना था ऑन दी अपसाइड। मेरे को लगता है कि इसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है और टेक्निकली भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। तो 745 के टारगेट के लिए मैं जाइडस लाइफ लॉन्ग करना चाहूंगा, और इसमें स्टॉप लॉस 719 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है, डन। जतिन, आपका जो स्टॉक है जायडस लाइफ साइंसेज सोनी के साथ मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ओवरलैप नहीं होता है, इसको हम हाई कॉन्फिडेंस कहते हैं कि दोनों अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस में काम करते हैं। एक शेर खान में, एक जेएम में है, लेकिन दोनों ने एक ही शेयर चुना है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि दोनों अलग अलग हाउसेस में बैठे फिर भी एक ही शेयर का चुनाव कर रहे हैं। तो जायडस लाइफ साइंसेज हाई कन्विक्शन वाला शेयर बाय की साइड में। अल्ट्रा और बजाज फाइनेंस आपको बेचने के लिए 2 ट्रेड मिल चुके हैं। संतोष सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। यस जी, मेरे भी 2 कॉल्स है, एक बाइंग साइड है और एक सेलिंग साइड है। पहले मैं सेल साइड के साथ जाना चाहूंगा, डाबर के साथ। हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रेशर है, कल एचयूएल में प्रेशर देखने को मिला था। डाबर की भी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी वीक है, यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन आया, तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 505 का टारगेट रहेगा, 535 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, पिडिलाइट इंडस्ट्री। कल इसमें भी बड़ा फॉल देखने को मिला था, लेकिन इसमें एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक में एक शार्प फॉल आया, और एग्जैक्ट इसने जो कल लो बनाया 61.8% रिट्रेसमेंट पर बनाया जो प्रीवियस रैली थी, तो इसके नतीजे हर पैरामीटर्स पर अच्छे नजर आ रहे हैं। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो जहां बहुत अच्छी अर्निंग सरप्राइज आ रही है, वहाँ बड़ी रैली भी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है एक इसमें एक तेजी बन सकती है। तो नॉट फॉर द इंटरडे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू लेकर यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 2750 का रहेगा, 2480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है सर, तो आप एक पिडिलाइट बाय करवा रहे हैं और दूसरा डाबर आपने शॉर्ट करवाया। पिडिलाइट के नंबर्स तो उम्मीद से अच्छे भी हैं और उम्मीद करते हैं थोड़ा चल भी जाएगा ये शेयर, लेकिन हाँ वॉल्यूम थोड़ा कम रखें आप दोनों तीनों शेयर्स के अंदर, चारों शेयर्स के अंदर जहाँ जहाँ भी ट्रेड करना है। चेक एंड बैलेंस आया है और मोटा मोटी आपको पता लग गया होगा, एकदम से कूदना नहीं है, थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, बाजार को थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। 20% ऑलरेडी हमने आपको प्लस करवा दिया, ये सारी चीज़ें हैं। सुमित मूलचंदानी और पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों से बातचीत करेंगे। एक काम करते हैं, पार्थिव और सुमित आप भी जरा सुन लीजिएगा। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको ना अर्निंग्स के बारे में बता रही है, तो सारी अर्निंग्स का हम एक लेखा जोखा ले लेते हैं, फिर आपसे भी चर्चा करते हैं शुरू। पूजा, अर्निंग्स बता दीजिए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं, अनुमान से बेहतर। जो फैक्टर्स हाईलाइट कर रहे थे वो थे एसेट क्वालिटी, वहाँ पर सुधार देखने को मिला है। मार्जिन्स 4% के पास स्थिर रहे हैं। आरओई पिछले 6 क्वार्टर से देखेंगे तो 18% के पास बरकरार है, और तीनों ही सेगमेंट इनके रिटेल, एसएमई, कॉर्पोरेट्स, तीनों में ही अच्छा प्रदर्शन, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, मजबूत हैं नंबर्स। स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे 14.6% का अनुमान था, उसके सामने 16% के मार्जिन के नंबर्स दर्ज हुए हैं। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी कमजोर थी। मैनेजमेंट ने एक टर्म यूज किया, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक।
यानी कि आने वाले समय के लिए थोड़े वो सतर्क नज़र आ रहे हैं। ये कमेंट्री में हाईलाइट हुआ है, लेकिन नंबर्स अगर देखेंगे तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं पिडिलाइट की, तो यहाँ पर भी नंबर्स मजबूत हैं। आय में 4% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 50% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। मुनाफे में करीब 66% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। L&T फाइनेंस होल्डिंग के नतीजे भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। ब्याज से आय में 7% की ग्रोथ है। एनपीए एसेट क्वालिटी में भी अगर देखेंगे तो एनपीए के नंबर्स में भी सुधार हुआ है। मुनाफे में 41% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आय में करीब 6% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे में भी देखेंगे तो 13% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इंडस टावर्स के नंबर्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मार्जिन और मुनाफे के तर्ज पर अगर देखेंगे नंबर्स को, तो मार्जिन बढ़े हैं 48% से बढ़कर 49.8%। मुनाफे में 19% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और उग्रो कैपिटल के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। मुनाफे में 148% की ग्रोथ आई है। ब्याज से आय 28% बढ़ी है कंपनी की, और कंपनी ने एयूएम की बात करें तो रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर देखने को मिले हैं। ये बात हुई कुछ मजबूत नंबर्स की। अब अगर कमज़ोर नतीजों की बात करें तो हिताची एनर्जी के नंबर्स अनुमान से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे नंबर्स को, तो नंबर्स कमज़ोर हैं। आय में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 4% से ही बढ़ा है। मुनाफे में 7% की गिरावट दर्ज हुई है, और अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नंबर्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। JSW एनर्जी, वैसे तो अगर नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो मजबूत नज़र आ रहे हैं। आय में 13% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा 77% से बढ़ा है कंपनी का। हर फ्रंट पर ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन जो अनुमान हम करके चल रहे थे वहां पर एक बड़ा मिस देखने को मिल रहा है, इसलिए हम JSW एनर्जी के नंबर्स को कमजोर बता रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं हैवेल्स की, यहां पर भी नंबर्स वीक हैं। मुनाफे में मामूली 1.5% की ग्रोथ, और मार्जिन भी अगर देखेंगे तो वहां पर एक बड़ा मिस 10.3% से घटकर मार्जिन के जो नंबर्स आए हैं वो 9.8% पर आए हैं। तो कमजोर नंबर्स हैं, 3 नतीजे कमजोर हैं, बाकी जो हमने 7 नतीजों की बात की वो मजबूत नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पे 3 नतीजे कमज़ोर हैं और 7 नतीजों की जिसकी बात की उसमें मजबूती देखने को मिली। एक बार वो दिखाइए एक प्लेट पे सीधे तौर पे। कल डिम्पी ने इसकी चर्चा भी की थी कि हमें साफ साफ बताना चाहिए कि कौन से कमज़ोर नतीजे हैं, कौन से अच्छे नतीजे हैं। खासतौर पे हेवेल्स और JSW के नतीजे थोड़े कमज़ोर देखने को मिले, लेकिन नतीजे जो जिनके अच्छे हैं उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स हैं जिसके नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए डिम्पी, आप यही चाह रहे थे ना कैसे बताने के लिए? हाँ, मैं कुछ ऐसे ही कह रहा था कि ताकि आपको एक ही प्लेट से फोटो खींच ली जाए, लिख ली जाए, समझ लिया जाए कि अच्छा ये अच्छे नंबर है, ये थोड़े ख़राब है। तो आपको ना ज़्यादा बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आपके पास एक पूरा एक ब्यौरा आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। देंगे जो रेड है उसमें रेड लाइट लगा देंगे, जो ग्रीन होगा उसमें ग्रीन लाइट, ताकि लोगों को ये क्लियर रहे कि अब कहाँ हमें अच्छे नतीजे हैं, कहाँ खराब नतीजे, जिसके हिसाब से वो अपना ट्रेड कर सकते हैं, दिन के दौरान समझ सकते हैं। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जिस पे आज के ट्रेड में आपको नज़र बना कर रखनी चाहिए। इन तमाम खबरों को जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या है आज की बड़ी खबरें? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है हीरो मोटोकॉर्प का एनालिस्ट मीट हुआ था, यहाँ पे 2 अहम बात सामने आई है। ऑफ कोर्स लॉन्च तो हमें पता ही था, लेकिन कंपनी जो है आगे जाते हुए अपनी प्रेजेंस, उनकी जो कोर कैटेगरी है 100 सीसी और 125 सीसी के जो बाइक सेगमेंट है वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स लाने वाले। ईवी सेगमेंट में भी उनकी एक इम्पॉर्टेंट बयान आई है। वित्त साल 2025 में लगभग 4 स्कूटर लॉन्च करेंगे और मल्टीपल मोटरसाइकिल्स लॉन्च करेंगे वित्त साल 2026 में। अब बात करते हैं रेलिगर एंटरप्राइजेज में, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। CCI ने अप्रूवल दे दी है कि जो बर्मन फैमिली है वो ऑलमोस्ट 5.72% स्टेक की एक्विजिशन कर सकते हैं। अब याद रखिए ऑलरेडी बर्मन फैमिली जो है 21.17% स्टेक ऑलरेडी होल्ड करती है कंपनी में, और ये CCI अप्रूवल के बाद जो है हम कहेंगे कि ओवरऑल जो ओपन ऑफर है वो भी अब खुल जाएगा। इसका मतलब करंट लेवल पे 21% स्टेक है, अप्रूवल आ गई है 5% की तो 26% स्टेक आ जाएगा, और फिर ओपन ऑफर आएगा तो वो ओपन मार्केट से लेके अपनी स्टेक 53% बना सकती है रेलिगर एंटरप्राइजेज में। तो स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट राइट्स के वाले शेयर्स हैं उस पर हम बात करेंगे, जहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है ओपन मार्केट से 6 लाख राइट्स वाले जो शेयर्स हैं उनको एक्वायर किए। सोसाइटी जनरल ने भी 1.36 लाख शेयर्स लिया, और जो सेलर्स थे वहाँ पे FI जैसे कि वैनगार्ड और बोफा सिक्योरिटीज़ थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है देखने मिल रहा है, थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर है क्योंकि प्रमोटर बाइंग देखने मिल रही है। मन इंडस्ट्रीज़ नंबर्स तो इनलाइन आए थे, लेकिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि वो 250 करोड़ रेज़ करने वाले हैं अलग अलग ज़रिए, इक्विटी सेगमेंट के ज़रिए से। और आखिर में क्यूपिड भी फोकस में रहेगा। नंबर्स तो उतने खास नहीं आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस जो हम लोग देख रहे थे पिछले 1 हफ्ते से, बड़े फंड्स में बाइंग आई है
और ऑफ कोर्स चेंज ऑफ हैंड्स भी हुआ है आपके प्रमोटर्स में, और यहाँ पे अब आ रही है बोर्ड की अप्रूवल की शेयर स्प्लिट होने वाली है 1:10 में। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 10 शेयर मिलेगी। और शेयर स्प्लिट के बाद एक और अनाउंसमेंट क्यूपिड का आया है, वो है कि बोनस इशू दिया जाएगा, तो 1:1 आपको बोनस भी मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको लगभग 20 शेयर्स हो जाएंगे आपके टोटली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है क्यूपिड में देखने मिल रहा है। शुक्रिया शरद, ये तमाम स्टॉक्स टू वॉच बताने के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे किस स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जी जुड़ चुके हैं। सुमित नमस्कार, आपकी तरफ से क्या ट्रेडिंग पिक्स है आज के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि सभी एक्सपर्ट्स ने एक चीज़ तो डिस्कस किया कि अगर टेक्निकल व्यू देखने जाएं तो डैमेज तो काफ़ी हुआ है। अब आप इंडाइसेस देखें या स्टॉक्स देखें, तो मेरे भी 2 पिक्स रहेंगे, दोनों शॉर्ट के रहेंगे जो मुझे भी टेक्निकली वीक लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन ने यहाँ पे अपने 2 इम्पोर्टेंट जो रिसेंट सपोर्ट से वो ब्रेक किए हैं। पहला था 60 करीबन 6200 का, और कल जो था वो 6000 और 5950। ये दोनों स्टॉक्स ये दोनों लेवल्स जो हैं वो ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और डाउनसाइड पॉसिबल है। अब थोड़ा सा माइट भी बाउंस बैक मार्केट में हो सकता है, तो कल के लो का वेट कीजिए, तो एक आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेश सेल पोजीशन कल के लो के नीचे देखूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 5580 एंड 5450। स्टॉप लॉस विल बी 6055। जो दूसरा स्टॉक है वो इंडिगो का रहेगा। कल अप्रोक्सीमेटली 4% का फॉल आया था, ओपन हाई का कैंडिडेट था, सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। तो 2820 के लिए सेल कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2960। ठीक है सुमित जी, आपने दोनों शेयर शॉर्ट्स के दिए, एक तो डिक्सन और दूसरा इंडिगो। दोनों ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं डेरिवेटिव्स के, और दोनों पे शॉर्ट कॉल्स हैं। लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप कुछ और करें ना करें, वॉल्यूम कम रख के काम करना चाहें तो कर सकते हैं। पार्थिव, मैं अभी आपके पास लौट रहा हूँ। एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों मिलके ही ना एक बार जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन इसी रिपोर्ट्स में से ही पूछने जा रहा हूँ आपसे। तो आशीषा हमारे साथ जुड़ रही है वो सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। आशीषा, आप रिपोर्ट्स बता दीजिए, फिर पार्थिव से हम जरा क्वेश्चंस करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं। तो कल नतीजे काफ़ी अच्छे आए, जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है और 1150 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन्स में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है इस क्वार्टर में। एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छे आए मार्जिन्स। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी के लिए उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और 1150 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स पर दिया है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी पर रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन से, जहां उन्होंने अंडरवेट की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 6200 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो घटाकर 6000 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज़ तो इनलाइन थे, लेकिन मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए। वैल्यूएशंस भी उनके नज़रिए में काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस घटाकर अब 6000 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी स्टॉक कल फोकस में था। नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके चलते स्टॉक फोकस में था। जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने होल्ड की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस अब घटाकर 1341 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे तो कमज़ोर थे, लेकिन मोमेंटम अच्छा है और शायद फोर्थ क्वार्टर में अच्छे नतीजे दिख सकते हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प का कल बड़ा लॉन्च था, जिसके चलते भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 4964 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि नए लॉन्चेस के चलते शायद कंपनी मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय कर सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में। इसके अलावा पिडिलाइट पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 2850 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस क्वार्टर में। मार्केट शेयर गेन्स भी कंपनी ने एंजॉय किए, मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे थे। कंपनी कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है, जिसके चलते भी कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 2850 रुपीज़ का रिवाइज टारगेट गोल्डमैन सैक्स पे पिडिलाइट पे आता हुआ नजर आया। आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आशीषा, जब हम आपसे बात कर रहे थे ना, तो आपको थोड़ा गला खराब था। मेरा भी गला खराब है पिछले 4 दिन से। इसका एक बढ़िया तरीका बताया, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीजिए, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आशीषा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका और मेरा दोनों का गला एक साथ ही ठीक हो जाए। थोड़ा मेरा भी खराब है। थैंक यू वेरी मच। गला खराब होने के बावजूद भी अच्छे से आपने रिपोर्ट बताई, थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, अब जरा पार्थिव शाह को जोड़ने का। पार्थिव, आपने ना अभी ये शीशा से भी रिपोर्ट सुनी, मैंने भी देखी। शीशा ने एक चीज़ थोड़ा आपकी क्लैरिटी के लिए एक चीज़ को थोड़ा दबा सा दिया था, लेकिन मैं नहीं उसको दबाऊंगा, आपके सामने रखता हूँ। मैं 2 ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट दिखाता हूँ, एक ही शेयर पे है। एक यूबीएस की रिपोर्ट है और एक सीएलएससी की रिपोर्ट है, एक ही शेयर जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। और दोनों को एक बार जरा स्क्रीन पे एक साथ दिखाइएगा। एक कहता है बिल्कुल नहीं चलेगा, 2700 हो जाएगा, एक कह रहा और चलेगा 5000 तक हो जाएगा। सर कौन ठीक कह रहा है, यूबीएस ठीक कह रहा है कि सीएलएससी ठीक कह रहा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको, पूरे पैनलिस्ट को, हमारे व्यूअर्स को। और टॉकिंग अबाउट द वायरल इन्फेक्शंस, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि कैसा फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज सिप्ला, वेदर इट इज सन फार्मा। तो दवाई की तो बिक्री बहुत ही हो रही है। सो दैट इज अ सेक्टर विच इज बजिंग। बट यस, कमिंग बैक टू हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प में एक सबसे लेगार्ड था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मर, इन टर्म्स ऑफ द टू व्हीलर स्पेस। पहले हमने देखा कि टीवीएस मोटर्स, जिसने ज्यादा प्रीमियमाइजेशन पे फोकस किया, अच्छा मार्केट शेयर गेन किया, डोमेस्टिक वॉल्यूम सेल्स बहुत अच्छे रहे, वेदर इट इज द रूरल और द अर्बन, तो वहां पे बहुत मैसिव रीरेटिंग हुई। उसके बाद हमने देखा कि बजाज ऑटो, जो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड था, उसमें बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई, बिकॉज बजाज ऑटो के अंदर भी जो प्रीमियमाइजेशन की थीम है वो रिलेटिवली, इफ नॉट द बेस्ट तो सेकंड बेस्ट तो डेफिनेटली रही है। अभी हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक एनालिस्ट का व्यू यही है कि एक जो प्रीमियम बाइक सेगमेंट है जहाँ पे अभी ज्यादा फोकस बढ़ रहा है, तो वहां पे आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प समहाउ उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आ के जहाँ पे एकदम वॉल्यूम गाना करे। एंड दैट इज बीन द की रीजन कि ये स्टॉक रिलेटिव बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है। नॉट ओनली दैट, 50% हीरो मोटोकॉर्प के जो वॉल्यूम सेल्स है वो रूरल सेगमेंट से आते हैं, और रूरल में अभी भी रिकवरी रिलेटिवली थोड़ी टेपिड है, और रूरल में जो एवरेज सेलिंग प्राइस पर व्हीकल है तो वो काफी कम रहती है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आगे जाते रूरल में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। प्लस हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी मैनेजमेंट काफी ज्यादा प्रीमियमाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, वहाँ की पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, तो एक वैल्यू बाय है यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस के अंदर। और मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 साल में यहाँ से आई थिंक अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है सर, डन। सर हमने ना दोनों रिपोर्ट्स को इसलिए आपने सामने रखा था, आपने रामायण देखी होगी ना, तो आप उसमें ये चीज़ अच्छे से समझते होंगे कि जैसे लक्ष्मण और मेघनाथ लड़ रहे थे ना, 2 तीर आते थे आपस में टकराते थे, तो एक फेड हो जाता था। फेड होने का मतलब उसका तीर गिर गया। तो ऐसी दोनों रिपोर्ट्स को एक बार जरा वापस रखो, यूबीएस की और सीएलएससी वाली, तो हम यूबीएस को फेड कर देते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट हार गई, सीएलएससी की रिपोर्ट जीत गई, क्योंकि आपके बाद से हमने फैसला करवा दिया और हमें ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प चलेगा। और कल इसकी जो चलने की स्ट्रेंथ थी ना, ये अपने आप में इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी, ये बताने की कोशिश करी थी। बहुत शुक्रिया पार्थिव, आपने हमारी कन्फ्यूजन दूर किया और हीरो मोटोकॉर्प पे सीएलएससी की रिपोर्ट के साथ हमको आगे बढ़ा दिया। मनीष जी, तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं डिम्पी, थोड़ा अभी भी जो है ना श्री राम महोत्सव का असर देखने को मिल रहा है कि आपने जो 2 तीर लड़वाए और आपने एक तीर को जो है आपने गायब कर दिया तुरंत आपने। अब एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स के। जी बताइए डिम्पी जी, बताइए। आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है मुझे। नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स के तो नंबर अच्छे हैं, और नहीं नंबर अच्छे हैं और आने भी अच्छे चाहिए थे, बढ़िया भी है। बेसिकली एक काम करते हैं, जतिन केडिया से पता कर लेते हैं, काफी देर से वो शांत बैठे हैं। जतिन जी, एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब इस पे क्या बोले? नंबर अच्छे हैं, वॉल्यूम अच्छा है, एंजॉय हो रहा है, अपग्रेड भी किया है, एंजॉय करेंगे। बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट्स की जब भी चर्चा होती है डिम्पी ने थोड़ा सा नाम हम लोग को हमेशा याद आता है, ये आज का नहीं, मुझे लगता है कई सालों का है ये। देखिए, अगर जो मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूं, यानी मैकडॉवेल की मैं बात करूं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 1060, 1120 के रेंज में पिछले आई थिंक 2-3 महीनों से ये ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट की जरूरत है। मेरे को लगता है आज के रिजल्ट्स या तो रिजल्ट्स जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं उससे ये रेंज या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होगा। तो मैं अगर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो डिस्पाइट ऑल दी सेलिंग प्रेशर मैकडॉवेल ने होल्ड किया है, तो मेरे को लगता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। इसके लिए मैं लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। इसमें 1100 एक कंडीशनल ट्रेड हो गया, 1125 के ऊपर लॉन्ग करना चाहूंगा, और इसका मैं स्टॉप लॉस 1080 लगा के 1200 तक के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो है कहीं ना कहीं तेजी दिखती है। अब एक शेयर देखिए पीडीलाइट, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी जिस सेगमेंट में है, कह सकते हैं उस सेगमेंट में मोनोपोली है कंपनी की, और इसमें गोल्डमैन सैक्स ने ना इसके टारगेट को बढ़ाया है, इनफैक्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा बढ़ाया है।
पीडीलाइट को लेके एक ऐसा शेयर कह सकते हैं कि गिरते हुए बाजार में भी कई बार डिफेंसिव के तौर पर ये काम कर जाता है। क्या राय होगी सोनी? कल हमने देखा था काफी तेज गिरावट देखने को मिलती है शेयर में। पीडीलाइट, सोनी आपको आवाज आ रही है? जी विनीश जी, पेरीलाइट में डेफिनेटली कल एक काफी तेज गिरावट देखने को मिली थी एंड उस पे रिजल्ट्स भी निकले हैं, सो एक इम्पैक्ट वहां पे नजर आया है। बट टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक 100 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है पेरीलाइट, जो कि उसका लेवल है 2584। सो शायद एक छोटा बाउंस बैक आपको नजर आ सकता है टुवर्ड्स 2550 2560, बट क्रूशियल रेजिस्टेंस इसका 2580 से 2600 पे बैठ गया है। सो जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा शायद शॉर्ट कवरिंग नजर नहीं आ सकते, थोड़ा सा वहां पे सेल ऑन राइज भी बन सकता है। बट करंट लेवल से हम देखेंगे तो एक हल्की से आपको राइज मिल सकता है टुवर्ड्स 2550 2568 मैक्स। नीचे में उसने सपोर्ट लिया है, कल एक लो लिया है 2488 पे। सो आई थिंक 2500 टू 2490 का अगर आज सपोर्ट होल्ड करता है तभी जाके आपको वो हल्की सी बाउंस बैक नजर आ सकती है। बट बहुत ज्यादा लॉन्ग्स नहीं लग रहे यहाँ पे। 2600 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस बन गया है, कॉल राइटर्स भी काफी एक्टिव हैं। सो थोड़ा सा इसमें आप पोजीशंस कॉशियसली अप्रोच कीजिए और अगर आपको कोई भी रिकवरी मिलता है तो आप उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, असंतोष सर की कॉल्स में शामिल है पीडीलाइट। हालांकि उन्होंने जब पीडीलाइट दे रहे थे ये बात भी उन्होंने भी रखी थी कि थोड़ा आपको कम वॉल्यूम करना है, लेकिन ये शेयर थोड़ा सा चल सकता है। ये सेल ऑन राइज है, तो पहले आप चाहें तो बाय करके ऊपर बेच दीजिए या तो ऊपर से सेल करना हो। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रही है छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े, एक्सिस बैंक पे एक बार जरा व्यू पॉइंट ले लेते हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स इनलाइन रहे काफ़ी हद तक। मैं निम्स की बात बोलता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर आए हैं। बैंक कह रहा है कि हम ग्रोथ अच्छी दिखाएंगे। निम्स के आगे चल के वो कह रहे हैं कि हमारी एसेट क्वालिटी भी ठीक है, रेशोज वगैरह हमें ये पता लग रहा है। एक्सिस बैंक पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सुमित। देखिए अभी भी ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में ही है कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स, तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बने रहने का मैं सलाह दूंगा। तो स्ट्रक्चर जब तक 1070 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता टिल द टाइम यू कैन होल्ड। और जिस तरह से भी आपने बोला कि थोड़ा थोड़ा बाइंग करके आप चल सकते हैं, सो वन ऑफ द पिक विल बी एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे मैं भी एक सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप बाइंग कीजिए इन द रेशियोज ऑफ 10 to 20%। ठीक है, एक और जरा शेयर के बारे में पता करते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में। एक बार रिकमेंडेशन चाहिए इस पे आपकी संतोष सर। सीसीआई ने अप्रूवल दिया है इनको एक फिनकेयर मर्जर करने के लिए, अपने बैंक के साथ इनकी एक फाइनेंशियल डिवीजन थी उसको मर्ज कर रहे हैं। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर होता है, बट स्ट्रक्चर कितना ठीक लग रहा है आपको एयू बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का? 716 का होगा सर। इसका स्ट्रक्चर तो वीक ही है। कल स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। हालांकि एक 710 के आसपास एक सपोर्ट है जो एक पुराना स्विंग लो था, तो 710 अगर वापस 710 के नीचे फिसलता है तो शायद वीकनेस और बढ़ सकती है। स्टॉक शायद फिर आपको 670 तक जाते दिख सकता है, लेकिन इन केस ये 710 बचाने में कामयाब हो जाता है तो एक रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ऊपर इसको 735 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। पार्थिव, एक रेलिगर एंटरप्राइजेस आप नोट डाउन, आप इसको अच्छे से देख भी रहे होंगे। सीसीआई का ना अप्रूवल यहाँ पर भी आया। एक्चुअली आपको पता ही है इसमें डाबर की बर्मन फैमिली आई, फिर बाद में आरोप लगा कि नहीं रेलिगर वाले तो गड़बड़ कर रहे हैं, फिर उन्होंने पीछे गए, फिर थोड़ा और आगे पीछे हुआ, यानी कि थोड़ा कोर्ट कचहरी का मामला भी हुआ, लेकिन कुल मिला के सीसीआई का अप्रूवल आ गया ये 5% इक्विटीज़ के बाय करने का। यानी कि अब वो करीब 21% होल्डिंग रखते हैं रेलिगर के अंदर, बर्मन फैमिली यानी कि डाबर फैमिली। ठीक है सर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या रेलिगर पे? रेलिगर के अंदर बिजनेसेस की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें जो दिख रही है वो केयर हेल्थ में है। बिकॉज केयर हेल्थ जो उनका इंश्योरेंस हेल्थ केयर इंश्योरेंस वर्टिकल है वहाँ पे आई थिंक ग्रोथ अच्छी है और ये एक अच्छी वैल्यू अनलॉक कर सकता है। दूसरा हम जानते हैं कि रेलिगर फिनवेस्ट और रेलिगर हाउसिंग जो उनकी एनबीएफसी है वहाँ पे काफी राइट ऑफ की है, वहाँ पे क्लीनिंग अप की बात हो रही है। और जैसे हमने देखा कि पूनावाला जैसा ग्रुप जिसने मैग्मा में स्टेक लेके पूनावाला फिनकॉर्प जैसी कंपनी बनाई, अभी इंडिया के जो बड़े फैमिली ऑफिसेज और बड़े ग्रुप्स है जैसे कि डाबर की भी हम बात करें तो उन लोग को सबको एनबीएफसी टाइप ऑफ बिजनेस में काफी रुचि आ रही है। तो उस लिहाज से आई थिंक एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज अभी के लिए जो फाइट चल रही है विद इन द एग्जिस्टिंग
इन्वेस्टिंग प्रमोटर्स और जो बर्मन फैमिली है उसके वजह से हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट काफी सैड है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाते अगर बर्मन फैमिली टेक ओवर करती है और एक रेजोल्यूशन आता है तो दे कैन रिवैम्प द मैनेजमेंट, दे कैन रिवैम्प द कंपनी, ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं प्रेफरेंशियल वगैरह से। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काइंड ऑफ फेवरेबल है। थोड़ा रिस्की बैठे, नो डाउट, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइक एकदम से रिस्क फ्री बैठे, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर अल्फा जनरेशन के लिए अगर इन्वेस्टर्स को रिस्क लेने तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में समावेश करने पड़ेंगे। ठीक है जतिन, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पता करता हूँ। इंडस टावर के ना नंबर्स अच्छे आए हैं और क्वार्टरली नंबर्स, और वैसे भी शेयर थोड़ा चल भी रहा था और अच्छे से ये पका हुआ शेयर है जिसे कहते हैं ना कि डेरिवेटिव्स के, और एक्सपायरी पे बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। कल भी देखो बाजार 300 पॉइंट चला गया लेकिन ये शेयर अपने आप को रोके रखा। इंडस टावर पे आपके रिकमेंडेशन, अर्निंग्स हम चला देंगे, ये आ गई सामने अर्निंग्स, जरा टेक्निकली आप चेक करके बता दीजिए। हाँ देखिए, टेक्निकली अगर जो इंडस टावर का मैं डेली चार्ट्स अगर जो देखूँ तो ट्रेंड में अभी कोई बदलाव नहीं है। हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू है, और नीचे में जो करेक्शन आया था वो अराउंड 207 208 के आसपास रुक गया था, यहाँ पे उसका 20 डे एवरेज था। तो जब तक ये 20 डे एवरेज को तोड़ता नहीं है तो मेरे को लगता है कि इसमें जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर में मेरे को लगता है कि इनिशियली 228 230 का जो जोन था जहाँ से एक करेक्शन आया था वो एक बार फिर से रिटेस्ट कर सकता है, और उसके ऊपर अगर जो सस्टेन करता है तो आई थिंक और भी अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। लेकिन करंट स्ट्रक्चर जो अगर मैं देखूं तो टेक्निकली तो अभी तो स्ट्रांग है, फॉर्मेशन हाइट ऑफ हायर बॉटम का अभी भी इंटैक्ट है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। और जब ये बिगुल बजता है ना तो संजीव सर आ चुके होते हैं। संजीव सर नमस्कार। और ये बिगुल जब भी बजता है ना तो जितने बाजार में मूड माहौल ख़राब होता है, गिरावट देखने को मिले, डर का होता है, वो सब भाग जाता है। मतलब एक तरह से क्या है ना, हनुमान जी का जो वचन है कि जब संकट कटे मिटे सब पीड़ा, तो जैसे ही आपका नाम आता है ना सारे संकट मिट जाते हैं बाजार को लेके और तेज़ी की बात होने लगती है। कल हमने देखा काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, कोई चिंता की बात? हाँ, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा हमारे को तात्पर्य दे दिया, या इतना बड़ा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है। हनुमान जी तो बिल्कुल वो तो संजीवनी बूटी लाए हैं, तो हमने अपना नाम भी, मेरा नाम भी उस तरह से मेरे माता पिता ने रखा था, संजीव। तो देखिए, बूटी और संजीवनी और हनुमान जी तो आपके साथ है ही। शेयर बाजार में तो भगवान की तरफ ध्यान जरूर होना चाहिए, और शेयर बाजार में तो मौका और दस्तूर और समय दोनों इकट्ठे नहीं आता। आपने देखा है 90% ऑफ दिस फॉल इज मोर लेड बाय एचडीएफसी बैंक, और वो बता रहे हैं जब एक इतना लार्ज कैप बैंक का इंडेक्स के ऊपर इतना बड़ा स्क्यू होएगा तो ये होना था। अब मैंने नहीं सोचा था कि 28,000 करोड़ का माल बिकाएगा, और वो भी इतनी जल्द। लेकिन अब मुझे लगता है ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है डैमेज में। आपको पता है कल एक्सपायरी है, हमारा अंडर परफॉर्मेंस इज मोर इन रिलेशन टू अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी जो सबके पोर्टफोलियो में है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आज अगर आप हेडलाइन पढ़े, 2 करोड़ उनके क्रेडिट कार्ड कॉस्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो एचडीएफसी साइलेंटली इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का बढ़ने से ऑब्वियसली जो सीएडीआर रेशियो और जो बाकी चीजें हैं उन पे मार्जिनल फर्क है, बट इतना बड़ा बैंक आपको सस्ता मिल रहा है तो किसी कारण से मेरे हिसाब से तो सिप शुरू कीजिए। आज मेरा पहले ही आउटराइटली बाय है, 1420 पे लीजिए, 1380 का स्टॉप लॉस, 1550 से कम मत बेचिए। अब चाहे आप सिप कीजिए चाहे आप एक्यूमुलेट कीजिए, ये ऐसा पेडिग्री स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनरशिप इज द सीयर क्रिएटर ऑफ वेल्थ। दूसरा मुझे बहुत पसंद है गेल। आपने देखा मैंने पेट्रोनेट एलएनजी आपके चैनल पे 210 215 पे काफी बारी कहा था कि एलएनजी प्राइसेस और रास के साथ जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर पेट्रोनेट एलएनजी, और आई थिंक इनके नंबर्स अच्छे होंगे, और उससे भी बढ़िया नंबर गेल के होंगे। गेल के नंबर 29 तारीख को है, मुझे कोई दो राय नहीं, गेल विल सरपास इट्स प्रीवियस हाई 170 180 का टारगेट आपको दिख सकता है गेल में। आज आप 152 का स्टॉप लॉस रखिए, 170 75 तक गेल की लीजिए।
दूसरा, इंडसइंड बैंक में कल जो सेलिंग आई है वो अनवारंटेड था। इंडसइंड इज द लार्जेस्ट 4 व्हीलर लोन मेकर और गाड़ियों में सबसे ज्यादा उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। उनके निम्स अच्छे थे और उनकी जो एनपीए प्रोविजनिंग है वो रीजनेबल थी। मुझे लगता है इंडसइंड इज अ वेरी गुड बाय एट दिस प्राइस। देखिए, मुझे लार्ज कैप बैंक अभी भी पसंद है, तो इंडसइंड, एचडीएफसी और गेल, ये 3 शेयरों पे आप थोड़ा सा इसमें इग्नोर द पेन एंड बाय दी स्टॉक्स, क्योंकि ये आपको पैसा कमाएंगे। मिड कैप्स में थोड़ी सी करेक्शन अभी भी चल सकती है, लेकिन लार्ज कैप्स में मुझे लगता है रिबाउंड विल बी फास्टर। ठीक है संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे शेयर्स बताने के लिए। मिड कैप पे आपने क्लियर किया कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है और फ्रंट लाइन के अंदर रिबाउंड फास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर। एचडीएफसी बैंक एसआईपी शुरू करना चाहे कर सकते हैं। गेल और इंडसइंड बैंक उनकी लिस्ट में है और तीनों पे उनका बाय है टिपिकली। आगे बढ़ें, कुछ और शेयर जरा चेक करवा लें। L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। संतोष सर एक बार आप चेक करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। नंबर्स हम दिखा देते हैं, टेक्निकली आप चेक करके बता दो सर क्या करना है आज। यस डिम्पी, कल इसमें भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो इसका लो है करीबन 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है, तो अगर ये सपोर्ट है इसका 155-56 के आसपास वो बचाने में कामयाब हो जाता है तो इसमें एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। बट मार्केट टेक्सचर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट टेक्सचर वीक रहा तो ये अच्छे नतीजों के बाद भी शायद सस्टेन ना कर पाए। बट यस, एक नजर रखिएगा 156 के लेवल पर, अगर उसको सपोर्ट लेता है तो एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक, एक हेवल्स के नंबर भी थोड़े ख़राब आए हैं। हेवल्स के नंबर्स के बाद क्या इसमें ट्रेड बनता है? सोनी एक बार ज़रा चेक करेंगे आप। हेवल्स नंबर्स हमारे हिसाब से कमज़ोर हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मामूली सी बढ़ी हुई है, सिर्फ 1.5%। ग्राफिक्स ले नंबर्स के। सोनी आप ज़रा टेक्निकल चेक कर दीजिए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हेवल्स टेक्निकल्स में भी वीक नजर आ रहा है और कल का जो उसने ब्रेक डाउन और क्लोजिंग दिया है वो 100 ईएमए को क्लोज ब्रेक करते हुए क्लोज दिया है, जो कि 134445 के अराउंड था। तो मेरे ख्याल से वो अभी करंट लेवल पे रेजिस्टेंस बन जाएगा और आज का जो अगर 1300 के नीचे ट्रेड करता है तो वहां से और थोड़ी आपको गिरावट नजर आ सकती है टुवर्ड्स 1270 1260। सो स्टॉक में लॉन्ग्स जाने के लिए तो अभी माना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर किसको लॉन्ग करना हो तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल स्टॉक वीक हुआ है तो थोड़ा सा सेलिंग का दबाव इसमें बना रहेगा। टाटा एलेक्सी भी कुछ कुछ इसी कैटेगरी के अंदर है। हमने टाटा एलेक्सी के नंबर को भी बहुत एक्साइटिंग तो नहीं मान रहे। हमने जो एक लिस्ट बनाई है, एक बार वो लिस्ट वापस से दिखा दीजिए आप, जहां पर गुड अनुमान के मुताबिक और कमज़ोर नंबर्स हैं, ताकि फिर से थोड़ा और क्लियर हो जाए और अगर किसी से मिस हुआ है तो उसको भी वापस देखने को मिल जाए। टाटा एलेक्सी इनलाइन नंबर्स बताए जा रहे हैं, एक बार आप चेक करेंगे इसमें सुमित। टाटा एलेक्सी अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे 8000 का जो लेवल है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 100 डे मूविंग एवरेज भी है और पिछली बार जब इसमें ब्रेकआउट आया था ऑन द डेली बेसिस तो यही लेवल से ब्रेकआउट आया हुआ था। तो मैं अभी भी यहाँ पे वेट करूंगा। अगर किसी का लंबा नजरिया है, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो बिल्कुल जब तक 8000 ब्रेक नहीं करता तब तक आप होल्ड कीजिए। अब यहाँ पे तो बस यही इस देखिए, सेबी का एक काम होता है और सेबी अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नोटिस भी करवाता है और वो स्ट्राइक भी करवाता है। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले ही रेगुलेटर्स ने नोटिस करवाया था कि जो स्मॉल टिकट साइज लोन दिए जा रहे हैं ना, वो थोड़ा रिस्की हैं ज़्यादा। आप इसी तरह से कुछ खबर नीचे भी आप देख पा रहे हैं, जरा नीचे वाली खबर को आप ऊपर लेके आइए। वो AUM से जुड़ी है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट से जुड़ी है। पार्थिव जरा आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। सेबी कह रहा है कि आप ना ऑनरशिप को और जो भी FPIs माल ले रहे हैं या हिस्सा गद्दारी घटा रहे हैं उसको थोड़ा और टाइटनिंग और स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। उसके डिस्क्लोजर नियम्स को और टाइट करने की ज़रूरत है। और ये आपको पता है कि मार्केट जब बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत नीचे बॉटम पे आता है, तब ये चीज़ें ज़्यादा नोटिस होने लगती हैं। तो ये FPI के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं हमने सब नीचे लिख दिए हैं। एक बार मैं आपका इस पर टेक चाहता हूँ। रेगुलेशन अगर FPI के फ्रंट पे भी सेबी चेक कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मार्केट्स के अंदर, क्योंकि पहले रिटेल पे फ्रंट पे भी है। सेबी बार बार ये नोटिस भी छापता है कि देखिए F&O वाले लोग भी नुकसान उठाते हैं। अब ये FPI AUM के रिगार्डिंग भी रेगुलेशन डिस्क्लोजर दे रहा है। तो एक बार आपका जरा टेक चाहिए। हम ग्राफिक्स ऊपर ले आते हैं, ग्राफिक्स में
जी देखिए, एक चीज है कि आई थिंक सेबी को क्लैरिटी चाहिए कि जो भी एफपीआई रजिस्टर्ड है वहाँ पे यूबीओ मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर की क्लैरिटी और डिटेल्स होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज समथिंग जो शायद आई थिंक अभी एक आध दो दिन से मार्केट्स को स्पूक कर रहे हैं और काफी न्यूज बेस्ड आइटम्स आ रहे हैं कि एक्स अमाउंट का सेलिंग आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेगेटिविटी है। मुझे लगता है कि इस तरह का क्लीन अप और इस तरह की क्लैरिटी आई थिंक मार्केट्स को आगे जाते ज्यादा ही एफिशिएंट बनाती है। और ऐसे रीजंस के वजह से अगर मार्केट्स में करेक्शन आता है, सेलिंग आता है, तो मुझे लगता है दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट एंड वी शुड बाय एंड एब्जॉर्ब इट। नो डाउट हम देख रहे हैं कि काफी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से तो काफी तगड़ी लिक्विडिटी साइडलाइंस पे है, तो काफी डिप्लॉय होने के लिए भी रेडी है। तो मार्केट्स में आई थिंक कोई भी इस तरह के न्यूज पे करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर्स को अच्छे क्वालिटी शेयर्स मेरे ख्याल से तो लेनी चाहिए। तो सीधे तौर पे कुछ खबर आती हुई और ये डिम्पिनिस की चर्चा की है, लेकिन वापस से स्टॉक्स पर लौटते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ नवरत्न शेयर की। कल भी शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, कल भी आपने कई नवरत्न शेयर की बात की थी, टाटा पावर की बात की थी, आपने जील की बात की थी, और तमाम स्टॉक्स में हमने देखा था काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला था। मतलब वो नॉर्थ ऐसे शेयर थे जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था कल के ट्रेड में। आज के नॉर्थ क्या है आपके? जी, आज तो अर्निंग स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन कुछ स्मॉल कैप से जहाँ पे बहुत कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि हमने जनरली अर्निंग सीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये छोटे कॉर्पोरेट एक्शंस भी ना बहुत चेंजेस लाते हैं और बहुत अल्फा जनरेट होता है। तो पहला स्टॉक बताता हूँ मैं कौन सा रहने वाला। ये है आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स। तीसरा तिमाही का नतीजा स्ट्रॉन्ग आया है। जो उनके प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड्स है उसमें तो अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन जो डबल डिजिट ग्रोथ है उनको वॉल्यूम्स में देखने मिला है इंपॉर्टेंटली। लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो अभी भी वो कह रहे हैं कि वो जो है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले ग्रोथ को लेके। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी मिलीजुली ज़रूर आई है। क्यूपिड की बात करें, नंबर्स तो लार्जली थोड़े इन लाइन टू वीक थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि दो इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं। पहला, शेयर स्प्लिट हुआ है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। उसके बाद उस शेयर स्प्लिट के बाद एक 1:1 बोनस इशू भी हुआ है। इसका मतलब अगर आप एक शेयर रख रहे हैं तो कोइंसिडेंटली आपके पास अब 20 शेयर हो जाने वाले हैं अगर आप क्यूपिड के शेयर होल्डर हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में भी एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो देखने मिली है। सीसीआई ने अप्रूव कर दी है बर्मन फैमिली की 5.3% स्टेक की एक्विजिशन की ऑफ़र। अब जो है दूसरा ऑफ़र खुलने वाला ओपन ऑफ़र का, जहाँ पे वो और से 26% स्टेक जो एक्वायर कर सकते हैं रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में। ऑलरेडी देखा जाए तो इनका 21% स्टेक होल्डिंग है, तो अब वो बढ़ा के 53% यानी कि मेजॉरिटी जो है रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में ले सकते हैं अपनी हिस्सेदारी में। ग्रासिम भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनकी राइट्स इशू के बारे में मैं बात करूँगा, जहाँ पे उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 6 लाख राइट्स शेयर्स जो हैं ओपन मार्केट से खरीदारी की है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो प्रमोटर बाइंग से क्या होता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है इस वक्त कि वो राइट्स खरीदे जा रहे हैं। सोसाइटी जनरल ने भी जो है 1.36 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की इस राइट्स के ऊपर। अब बात करते हैं हैवेल्स के। कमज़ोर नतीजे आए हैं। सारे सेगमेंट्स की बात करें तो सारे सेगमेंट्स में अंडर परफॉर्म किए हैं और एड एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, तो उसके कारण मार्जिन में जो है मार पड़ा है। उग्रो कैपिटल शानदार नतीजे आए हैं। तीसरे तिमाही के नतीजे में जो पैट है वो 2.5 गुना बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी सुधार आई है और ओवरऑल जो AUM है वो लगभग 64% बढ़ा है और ऑलमोस्ट $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,500 करोड़ तक का AUM पहली बार कंपनी ने टच किया है। सातवां स्टॉक रहेगा इंडस टावर्स। तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे और जो कलेक्शंस है उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जहाँ पे नेट टावर एडिशन जो टावर लगाती है कंपनी उस पर हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है। तो ऑफकोर्स इंडस टावर्स को भी फोकस में रखेगा। हमने तो डिस्कस कर लिए 7 स्टॉक्स, अर्निंग्स पे थे, खबर पे थे। हमारा 8वां स्टॉक रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज एंड ऑफकोर्स अर्निंग्स का इम्पैक्ट जो है पिडलाइट का नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे तो JP मॉर्गन ने अपग्रेड कर दिया है। अब जो है अंडरवेट से बढ़ा के ओवरवेट कर दिया है और जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। पहले था 2350, अब हो गया है 2900 का और EPS भी जो है अगले साल का लगभग 3% की बढ़ोतरी देखने मिली है। और आगे जाते हुए जो ग्रोथ ड्राइवर्स है रियल्टी सेगमेंट में वो जो है कंपनी के लिए ऑगर वेल करता है। आखिरी स्टॉक खबर जो फोकस में रहने वाला वो हमारा स्टॉक है CESC। अब ऑलरेडी हमें पता है कि उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की जो है अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन ये खबर ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट में जहाँ पे वो बनाने वाले अपनी प्लांट है वहाँ पे उनको एक सब्सिडी मिल सकता है और ये सब्सिडी जो है लगभग 30% का कैपिटल सब्सिडी हो सकता है
और जो टोटल पहला खर्चा वो कर रहे हैं वो लगभग 600 करोड़ का कर रहे हैं इस प्लांट में। और याद रखिएगा कि ये एक एक्सटेंशन है, मतलब पहला पायलट प्रोजेक्ट के बाद ये और भी ज़्यादा प्लांट एडिशंस कर सकते हैं उड़ीसा में। और इम्पॉर्टेंटली यहाँ से प्लांट से जो हाइड्रोजन की जो डेरिवेटिव्स है वो आपका एशियन एक्सपोर्ट्स में जो है देखने मिलेगी। तो ऑफकोर्स एक सब्सिडी देखने को मिल सकती है इनके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके। तो ये है CSC का खबर। शुक्रिया तमाम ये खबरें बताने के लिए, 9 के नौरत्न बताने के लिए। तमाम ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आप नज़र बना कर रख सकते हैं आज के ट्रेड में। इटनॉल स्वदेश के आप सोशल मीडिया पेज पे ही तमाम ये खबरें वापस से आप देख भी सकते हैं और एक पूरी लिस्ट आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, कुश वोरा जुड़ चुके हैं। कुश नमस्कार और कल के लिए शुक्रिया आपका। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, कल जब निफ्टी खुला, बैंक निफ्टी मार्केट खुला, तो आपने कहा कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए। आप और डिम्पी सेम लाइन पे थे और लगातार आपने नई खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी। तो कल तो कम से कम स्वदेश के दर्शकों को आपने जो है ना नुकसान होने से पूरी तरह से बचाया है। आज के लिए क्या नज़रिया है आपका और आपके पिक्स क्या हैं? मनीष जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। इट्स एन ऑनेस्ट डेज वर्क। कोशिश करते हैं कि जो डेटा दिख रहा हो उसे बिल्कुल सटीक तरह से प्रेजेंट कर पाए आपके व्यूअर्स के सामने। तो ऐसे जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो जो हौसला है वो और बुलंद हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। And then first up again, a very good morning to you, the entire panel and your viewers. अब देखिए जिस तरीके का सेटअप हम यहाँ में देख रहे हैं, एक चीज क्लियर होते जा रही है कि बाइंग के जो लेवल्स हैं ये बहुत करीब आ रहे हैं। देयर विल अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो ऐसे जो फॉल्स आए हैं मार्केट में, दे हैव टर्न्ड आउट टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप 1 से 3 महीने का व्यू लेके चले तो। अब दैट सेड, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो पिछले हफ्ते से पीसीआर डेटा में ओवरसोल्ड टेरिटरीज में था, लेकिन वहां से और गहरे ओवरसोल्ड टेरिटरीज में जा रहा है। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से बैंक निफ्टी टर्न अराउंड होगा और बस यही है कि कौन से लेवल से होगा। इसीलिए मैं फिलहाल बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि बस सतर्क रहिए। बाइंग का जो लेवल है ये बहुत जल्द आएगा। ओनली बिकॉज द मार्केट हैज फॉलन, आप बाइंग की जल्दबाजी ना करें। तो थोड़ा सा वॉचफुल रहें। जब टर्न अराउंड होगा तो यहीं इसी चैनल पे हम ही आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ से बाय करना है। तो वॉचफुल रहिए। अब अगर मान लीजिए मार्केट में लेवरेज पोजीशन नहीं है तो पैनिक ना करें, अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखें, ये सलाह रहेगी। कल देखिए टेक्निकली बैंक निफ्टी के लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं। वो ये कि एक गैप था 44,900 के आसपास, वो फिल हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है उसके आसपास है। हालांकि ओपनिंग उसके नीचे होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी संभलता है तो एक रिबाउंड का प्ले बनेगा। बट अगेन यहाँ पे आप तभी बाय करें जब मार्केट सेटल हो या कोई ऐसे संकेत मिले कि मार्केट्स यहाँ से रिबाउंड कर रहे हैं। निफ्टी पे 20,900 के आसपास का सपोर्ट जोन है। सो फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ कि फ्रेश बाइंग अभी इनिशिएट ना करें, बट द लेवल्स टू बाय आर फेयरली क्लोज। ठीक है, कुछ आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? अब मिक्स ट्रेड है डिम्पी, जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है। पहला है सुंदरम फाइनेंस। इस स्टॉक के बारे में हमने अक्सर चर्चा की है। ये स्टॉक गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अगर आप देखें तो कल के मार्केट में भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी। वॉल्यूम्स में मार्जिनल ही सही बट एक पिकअप देखने मिला था। तो मेरे हिसाब से सुंदरम फाइनेंस एक स्टॉक है जो बाइंग के लिए रेडार पे होना चाहिए। 3675 3750 के टारगेट्स के लिए 3550 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द सेल साइड इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी हेवी सेलिंग देखने मिली है। तो HDFC लाइफ का फेब फ्यूचर्स जो है इसको सेल कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेजिंग। 575 560 के टारगेट्स के लिए 602 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेवल्स तो फ्रीज हो गए। HDFC लाइफ आप ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है और इस पे बाय की रिकमेंडेशन है। सुंदरम भी एक सर ने एक ट्रेड आपको दिया है, लेकिन एक्सिस बैंक के नंबर्स इनलाइन थे। मार्केट को इनलाइन पसंद ही नहीं है, मार्केट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पसंद है। मार्केट के अंदर कंडीशन आपको दिखाते हैं। हालांकि राजेश कोठारी भी होंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे 10-10 पे। लेकिन आप एक्सिस बैंक देखिए करीब 5% नीचे। HDFC जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं, मैं जरा वो लेवल्स दिखा देता हूँ। HDFC करीब 3% नीचे, भारतीय एयरटेल करीब 1.5% नीचे, जबकि कल का ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। और आज निफ्टी फिर से 53 पॉइंट नीचे खुल रहा है। अच्छी बात सिर्फ यही है कि गैप के साथ 21,000 नहीं तोड़ रहा, नहीं तो फंस जाते फिर से सारे लोग, इसलिए आपको सामने सामने कर रहा है। बट बैंक निफ्टी की क्योंकि दो बड़े कंटेंडर एक्सिस बैंक, HDFC, ये दोनों के दोनों वीक खोल रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर कट बड़ा है। एक बार जरा बैंक निफ्टी के फ्रीज लेवल है वो भी आप दिखाइए, 400 पॉइंट का होगा।
और वो अपने डीएमए लेवल को टेस्ट करने के लिए पहुंच बिल्कुल गया। डिम्पी, एक चीज़ समझना है, जिस तरीके से आपने बताया एचडीएफसी बैंक में गिरावट, एक्सिस बैंक में गिरावट और निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर दिखाइए तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं है, एक में कैसे 0.25% की गिरावट है डिम्पी और एक में 1% से ज़्यादा की गिरावट है। कल भी यही हुआ था। करे क्या आप 9:15 पे जब मार्केट खुले तो 9:15 से 9:20-25 में करे क्या? देखिए, मैं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और अपने डाटा की स्टडी के बेसिस पे बताता हूँ। आप ना बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी 44,000, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 44,666 नंबर याद रखिएगा, 44,666 इसके ऊपर आ जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और 44,666 ये अगर नंबर आ जाए पहले 10 मिनट में तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट 10 से 15% का किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 100-200 पॉइंट का आप कहीं भी नीचे अपने कंफर्ट का लगाइएगा। अगर निफ्टी के अंदर आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा और सेटल हो जाने दीजिए और निफ्टी के अंदर भी 10% की पोजीशंस ली जा सकती है 20,970 का एक स्टॉप लॉस देके। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 20,970 का एक स्टॉप लॉस देके आप 10% निफ्टी के अंदर आइए, 10% बैंक निफ्टी के अंदर आइए। बट बैंक निफ्टी में जब तक वो नंबर ना आए, वो एक मैजिकल नंबर है 44,666, एक बार दिख जाए फिर आप ट्रेड दीजिएगा। मनीष जी, मेरे को इतना ही कहना था। निफ्टी में 44,666 का लेवल दिखे तभी आप ट्रेड कीजिएगा और निफ्टी में जो है 20,900 का लेवल बना के रखना होगा। कुछ जल्दी से आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज निफ्टी क्या बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश करेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लेके जाएगा? मनीष जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी जो कर रहा है जो फॉल कर रहा है अपना जो उसको हॉल्ट करने की कोशिश है वो मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू हो सकती है, बिकॉज एचडीएफसी ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। एक रिबाउंड वहां पे अटेम्प्ट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आज के दिन में एक बॉटम फॉर्मेशन का अटेम्प्ट हो, ऑल्दो दिस इज वेरी प्रीएम्प्टिव मूव। बट मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कमेंट्री दी, हो सकता है कि नियर टर्म में ये जो फॉल है ये अरेस्ट होने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी पे, और उसी के चलते निफ्टी को आप थोड़ा सा संभलते हुए और ऊपर आते हुए देखेंगे। तो बैंक निफ्टी को ऊपर लाने का काम करेगा, बट मार्केट खुलने दीजिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा देखिए कि मार्केट सेटल हो रहे हैं या यहाँ से स्लाइड और जो है गहरा रही है। ठीक है, निफ्टी पे 10%, बैंक निफ्टी पे 10% पोजीशंस डालिएगा और थोड़ा रुक के आइए, अभी थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए फिर ट्रेड करेंगे। सर, थोड़ा रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, सभी मेहमान मेरे तैयार होंगे। संतोष सर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। एक्सिस बैंक 5% टूटा और टूटेगा सर, और गिरावट आएगी एक्सिस बैंक में? यस डिम्पी, 5% टूटा है, लग शायद ये एक बार और प्रेशर दिखा सकता है। थोड़ा 1020 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 1020 टूटता है तो फिर 990 इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, 1020 तक आ सकता है। सुमित, बहुत फास्ट आपसे, आज इंडसइंड बैंक थोड़ा गैप के साथ खुल रहा है 18 पे, खुलते प्लस करें, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इंडसइंड बैंक खुलते प्लस करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं 1460 का वेट करूंगा, जो एक ओपनिंग प्राइस ही है, तो बिल्कुल 1460 के ऊपर बाय। ठीक है, यूपीएल के अंदर क्या किया जाए? सोनी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, आज ये 5 रुपए ऊपर खुल रहा है, यूपीएल प्लस करूं या छोड़ दूं? यूपीएल प्लस करूं या छोड़ दूं? इसको छोड़ देना चाहिए। ऑलमोस्ट एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, सो जब तक 550 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें लॉन्ग्स जाने की सलाह नहीं। ठीक है, इन्फोसिस भी आज गैप के साथ खुल रहा है करीब 1%, खुश, प्लस करना है छोड़ दें? इन्फोसिस 1% गैप के साथ खुल रहा है, प्लस करूं या छोड़ दूं? 50 प्लस कर सकते हैं इन्फोसिस को। ठीक है, प्लस कर सकते हैं। एक और शेयर आज मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स 3% गैप के साथ खुल रहा है। संतोष सर, एक गैप के साथ खुलने का प्लस करना है या फिर अभी छोड़ दिया जाए? 3% रिजल्ट का इंपैक्ट आ गया। इसमें मेरे को लगता है 20 रुपए की अपसाइड और रहेगी, तो 15-20 रुपए की अपसाइड के लिए कोई करना चाहे तो करे, वरना अवॉइड करे। ठीक है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट खुलने को है, बिल्कुल 20 सेकंड के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए 500 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पे बिकॉज ऑफ एक्सिस बैंक एचडीएफसी कॉम्बो, लेकिन निफ्टी उस तर्ज पे देखें तो सिर्फ 10% है इसका, यानी कि सिर्फ 50 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। इसलिए निफ्टी आज आपका कन्विक्शन बनाएगा, बैंक निफ्टी आपको पैसे बनाएगा।
तो बैंक निफ्टी के अंदर 10% पोजीशन तभी ले लें जब 44,666 के आप ऊपर आ जाए। टिक आना शुरू हो गया मार्केट के अंदर, 47 पॉइंट की गिरावट, अभी घटकर 26 पॉइंट रह गई है और 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर खुले हैं। ये बता रहा है कि एक्सेस और एचडीएफसी को कॉर्नर करके बाजार ज़्यादा भी गिरना नहीं चाहता, थोड़ा थांबा, थोड़ा रुक जाने का। अभी उसके बाद हम फिर इसके अंदर ट्रेड देंगे या समझ में आएगा तो आपके सामने एक्सपर्ट्स अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर एक जद्दोजहद बहुत अच्छे से चल रही है। एक्सिस बैंक भी 3-3.5% की गिरावट अभी इसने की है, हालांकि एक ओपनिंग टिक 5% का दिखा रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट के अंदर अगर एक्सिस बैंक रोक लेना, आज अपने आप को ज़्यादा गिरावट ना दिखाए, तो और बैंक आ सकते हैं। आप शुरुआत में देख पा रहे हो सारे प्रोड्यूसर्स आपने शेयर चला भी दिए। एक बार दिखाइए वापस से रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस, जिनकी वेटेज है, जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, वो इस समय कैसे सिचुएशन में ट्रेड कर रहे हैं। करीब 11 पॉइंट अभी आपको सिर्फ निफ्टी के अंदर गिरावट दिख रही होगी और रिलायंस का इस समय आके खड़े हो जाना ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जो डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो सारी चाबी एक्सिस बैंक के पास है। एक्सिस बैंक जैसे से वीक करेगा तो बैंक निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी नीचे नहीं जाएगी। और 666 ये लेवल्स आप याद रखिएगा, इसके ऊपर आने पर थोड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा। मैं आपको टॉप गेनर फटाफट से बता देता हूं, जो निफ्टी के टॉप गेनर्स बन रहे हैं। ये 44,800 आ गया बॉस, तो आपने अगर 44,666 के ऊपर माल प्लस किया है तो 100 पॉइंट गेन में आप आ गए हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगा ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं, बाजार इस तरह का चर्निंग करेगा और आपको ऊपर नीचे करके ट्रैप करने की कोशिश करेगा। फंसना नहीं है, रुकना है, ये मंत्र आप समझ लीजिए। फंसना नहीं है, रुकना है। हिंडाल्को आज 2% ऊपर, एचसीएल टेक 1.5% ऊपर, एलटीआई माइंट्री 1.5% ऊपर, इन्फोसिस 1% ऊपर। ये सारे शेयर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर आज आईटी का दबदबा है। अगर मैं पहले 5 से 6 शेयर चेक कर रहा हूँ तो 6 में से 4 आईटी हैं और एक मेटल्स है। और मेटल्स का इस बार रोल ओवर अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैं डेरिवेटिव चेक करता हूँ, रोल ओवर इस बार अच्छा जा रहा है और आईटी का भी रोल ओवर अच्छा जा रहा है। नंबर्स के बाद पहली बार ऐसा है जब मेरे को आईटी का रोल ओवर भी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए ये आप ध्यान रखने वाली बात है। आज भले इन्फोसिस पे हमको कुछ ने रोका है, उसके बाद चला भी नहीं, लेकिन हाँ ये आईटी अपने आप में रोल प्ले कर सकता है। आते हैं वीक काउंटर्स पे, कौन तोड़ रहा है। एक्सिस बैंक वापस से 4.5% नीचे है और देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की जो रिपोर्ट्स हैं, मैं सीएलएसए की रिपोर्ट के साथ जाना चाहूँगा, जैसे पार्थिव ने हमको गाइड किया था उसी के हिसाब से कि ये बाइंग ऑन डिप्स का कैंडिडेट बनेगा। एशियन पेंट, सन फार्मा, मारुति, सिप्ला और भारतीय एयरटेल, ये कुछ एक वो शेयर है जहाँ पे 1% तक की गिरावट है। ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, कांटे की टक्कर चल रही है, आधी स्क्रीन रेड आधी स्क्रीन ग्रीन दिखेगी। बढ़ने में मेटल्स का रोल ओवर काफ़ी अच्छा है, हिंडाल्को अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक के नंबर इन लाइन आए हैं, पनिशमेंट मिलेगी। ये शेयर करीब 4% नीचे है, तो ये शेयर पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जी एंटरटेनमेंट को भी ना भूलेगा। मैं फिर से इस पक्ष में हूं कि अभी उसको सेटल हो जाने दीजिएगा, लेकिन वो एक वैल्यूएबल प्ले ज़रूर है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जिनको डील चाहिए उसके लिए शेयर खराब है, जिसको जी एंटरटेनमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, एफआईज चाहिए, उसके लिए शेयर ठीक हो सकता है। तो जी को अलग अलग एंगल से नोट करना आपको करना होगा। मनीष जी आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय क्या हो रहा है, फिर हम एक्सपर्ट से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। देखते ही देखते 60 पॉइंट नीचे फिर से निफ्टी चला गया। ये ट्रैप करता है, इसलिए थोड़ा रुक के, फंसना नहीं है, रुकना है, ये नारा याद रखिएगा। शानदार नारा डिम्पी, फंसना नहीं है, रुकना है। और सीधे तौर पे आपको यही ट्रेंड बना के चलना है। हालांकि मिड कैप में कुछ स्टॉक्स देखिए, एक सेक्टर देखिए जहां तेजी देखने को मिले, मेटल स्टॉक्स देखिए, वहां पे आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती देखने को मिले। तमाम मेटल स्टॉक्स देखिए जिसमें तेजी है, सेल, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, वेदांता जैसे स्टॉक्स हैं जहां तेजी देखने को मिली। आईटी इंडेक्स की डिम्पी ने बात की, लेकिन मेटल स्टॉक्स में खरीदारी है। एक सेक्टर और देखिए जहाँ आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, उम्मीद करते हैं शायद वो बाजार को संभाले। फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिला आज के ट्रेड में। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए, लॉरेंस लैब देखिए, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिले। ये समझ सकते हैं कि अब नीचे आ गया, डिफेंसिव बाइंग के तौर पे वहाँ देखने को मिल रही है। इससे अंदाजा लगेगा बाजार में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव। अभी थोड़ी देर पहले मजबूती थी, अब गिरावट देखने को मिली। जी की बात की, एक और शेयर देखिए डीबी कॉर्प, उसमें आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। मिड कैप में कह सकते हैं कि एक और जो कह सकते हैं मीडिया हाउस, डीबी कॉर्प में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। आईएफबी इंडस्ट्रीज़ देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में।
कल हमने देखा था, कल भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी की जैसे बात की डिम्पी ने, कुछ स्टॉक्स से वर्लपुल में देखिए आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं देखने को मिली है। नतीजों के बाद आप देखिए पीडीलाइट में आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली, करीब 4% के आसपास की पीडीलाइट में मजबूती देखने को मिली है। जेके सीमेंट देखिए वहाँ खरीदारी देखिए 5% दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही पहुँच रहा है। बिना देरी के पीडीलाइट पर राय ले लेते हैं। सोनी, क्या राय होगी? पीडीलाइट में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 4% 4.5% की। हो गया है, एक जो रेजिस्टेंस का था लेवल उसके ऊपर ही सीधा ओपन भी किया है एंड अभी उसके काफी अच्छे से एक बाउंस करने की कोशिश करा है, बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर भी वीक है। सो यहाँ पे आपको अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग फ्रेश शॉर्ट कुछ बैठेगा नहीं, बिकॉज बहुत वाइल्ड वॉलेटाइल स्विंग्स हो गए स्टॉक में बिकॉज ऑफ मार्केट ऑल्सो। सो अवॉइड कीजिए, आप एक बार थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स को, तब जाके आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी देख सकते हैं। इसलिए तो आपके तरफ से कोई ओपनिंग पिक्स समझ में आ रहा है अभी के लिए ट्रेड के लिए, सोनी? जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफेंसिव काउंटर देख सकती हूँ। एक है एफएमसीजी में आईटीसी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलता नहीं है जब भी मार्केट ऐसे एकदम ऐसे चॉपी मार्केट्स हो जाते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं। और इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए है कि आईटीसी अपने सपोर्ट के पास एकदम से आ गया है, जहां पे उसका सपोर्ट है 450 पे, बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। बहुत अग्रेसिव ट्रेड्स ना लीजिए, बट 450 स्टॉप लॉस के साथ आप आईटीसी यहाँ से ले सकते हैं एंड टारगेट्स ऑफ 470 475। सीधे तौर पे तो 475 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है आईटीसी में। कुछ आपके तरफ से कौन सा ओपनिंग ट्रेड होगा? तो मनीष जी देखिए, यहाँ पे एक सेक्टर जिसमें मुझे लग रहा है अच्छा खासा ट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है, वो है आपका पावर स्पेस। तो फार्मा तो चलिए डिफेंसिव है ही, बड़ी ऑब्वियस सी बेट हो जाती है, बट पावर स्पेस में कुछ एक दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे आ रहे हैं। एक स्टॉक जो मैं उसमें से पिक करूंगा वो है एचबीएल पावर। काफी अच्छे रन अप के बाद इस स्टॉक में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से रिबाउंड किया है। कल का जो लो था या क्लोजिंग था वो कहीं आप तो उसी के आसपास था, अभी भी वहीं से सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट है। अगर किसी की पिछली बार रैली मिस हो गई हो 500 तक जो इसका जंप आया था उसमें, तो एचबीएल पावर को अपने रेडार पे रखें 500 तक के अप मूव के लिए। यहाँ पे जो नीचे की तरफ सपोर्ट जोन बनता है वो 455 से 460 का जो लेवल है, जहाँ पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो वो आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। एचबीएल पावर है हमारे रेडार पे। और एक क्विक वर्ड दे दूं बैंक निफ्टी पे, देखिए जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग रैली एक अटेम्प्ट हो सकती है, तो आज का जो लो बना है 44,500 के करीब का, आई थिंक दैट शुड एक्ट एज अ नियर टर्म स्टॉप लॉस। अगेन टू अर्ली टू से, बट डेटा सजेस्ट कर रहा है। अगर आप पुट ऑप्शन का डेटा देखें जो आज की एक्सपायरी का है और अदर जो कल की एक्सपायरी का है, उसमें भी 44,500 के आसपास अच्छा बेस है। तो देखें अगर एक दिन और हमें यहाँ पे अच्छा स्टडी क्लोजिंग मिल जाता है, तो आई थिंक द बैंक निफ्टी इज ड्यू फॉर a sharp rebound, if not tomorrow then in the coming week. सीधे तौर पे ये राय आते हुए कुछ की तरफ से अब एक शेयर देखें, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, क्या शानदार तेजी देखने को मिली दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। दिन की तो शुरुआत हुई है, तेजी से देखने को मिली, करीब 5.5% की मजबूती, अब 6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। खुश, कोई राय होगी शेयर पे? मनीष, मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल का कारण ही यही है, जब इसलिए मैं मैंने पावर पूछा स्टॉक्स आपसे। की बात कर बिल्कुल, दो स्टॉक्स थे चूज करने के लिए, TRIL और एचबीएल पावर। मैंने एचबीएल पावर इसलिए चूज किया बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो था वो फेवरेबल था, और ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था। बट बिल्कुल इस स्टॉक में भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। अक्सर मैंने इस चैनल पे डिस्कस किया है, इसको रिकमेंड किया है, हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत भी इसे डिस्कस किया है। बिल्कुल बने रहे हैं इसमें, मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी बढ़ सकती है। पोजिशनल बेट लेना चाहे तो 330 से 350 के लेवल्स के लिए इसमें प्ले करें, और जो इसमें सपोर्ट जोन बनते हैं वो 275 के आसपास के हैं। तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा है इसका, और आने वाले समय में ये जो मोमेंटम है ये बिल्कुल जारी रह सकता है। तो यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। संतोष, आपकी तरफ से ओपनिंग पिक्स क्या होंगे ट्रेड के लिए? यस, वैसे तो आज लोअर लेवल से सभी स्टॉक्स में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, थोड़ा सा हाई बीटा स्पेस में भी। फिर भी मैं थोड़ा सा सेफर साइड सिप्ला के साथ ही जाना चाहूंगा। कल इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, आज भी लग रहा है कि शायद मोमेंटम एटलीस्ट मॉर्निंग के सेशन में कंटिन्यू रह सकता है। तो फर्स्ट आवर ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से सिप्ला को अप्रोच किया जा सकता है। 1440 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1400 का। सुमित जी, आपके आज का ओपनिंग ट्रेड कौन सा है?
मेरा एक कैश स्टॉक पे ध्यान है, EID पैरी। देखिए स्टॉक ने अपने न्यू हाइस की तरफ अप्रोच किया है और कंसोलिडेशन का भी आज ब्रेकआउट मिला है। तो अबोव द लेवल्स ऑफ 590 टू 600 जो रेजिस्टेंस था, काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो यहाँ पे इंट्राडे में भी किसी को पोजीशन बनानी है तो 2 से 3% के गेन के लिए बना सकते हैं, या फिर एक पोजिशनल अप्रोच भी रखना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं पोजीशन। अगर किसी के पास पोजिशनल का नजरिया है तो 550 विल बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी 700। ठीक है, EID पैरी हो गया सुमित सर की तरफ से। कुछ कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, सोनी ने कहा ITC, संतोष सर कह रहे हैं सिप्ला। सभी के ट्रेड्स एक बार वापस से दिखा दीजिए जिनके मैंने नाम लिए हैं, सिप्ला, ITC, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स और EID पैरी। ये चारों हमारे गेस्ट के आज के ओपनिंग के सौदे हो गए और सभी में स्ट्रेंथ है, सभी ऑलमोस्ट आपको चलते हुए दिख रहे हैं। एक और चीज़ है, एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर है। अभी हम 80 पॉइंट तक निफ्टी ड्रैग कर गया था, लेकिन फिर से निफ्टी हरे निशान में भी लौट आया। बैंक निफ्टी ड्रैग कर गया था करीब 350 पॉइंट, लेकिन वो हरे निशान में भी लौट आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए। आपको एक आज मैजिकल नंबर दिया हुआ है 44666, इसके ऊपर जब रहेगा अपना 10% वाला ट्रेड दबाइएगा बटन, और जितने पैसे बनते हैं, जितने भी पैसे बने, मेरे को नहीं पता कितने पैसे बनेंगे, बट जितने भी पैसे बने आज ही आज में बुक करके बाहर बैठ जाइएगा। 44666 एक मैजिकल नंबर आपको दिया हुआ है, और निफ्टी के अंदर भी 10% ऑलरेडी आपको प्लस करवाया हुआ है 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ। जो पैसे बनेगा और निकल जाइएगा मार्केट से। फिलहाल मनीष आप कुछ कह रहे हैं। एक शेयर देखिए, क्योंकि मैंने तुरंत मैं पूछना चाहता हूँ इससे, इस शेयर पर आपकी लगातार नजर है। मुझे जहाँ तक याद है 30 रुपये के आसपास से बता रहा था, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँच रहा है। IFCI के शेयर देखिए, एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। मनीष ये तो खैर ऐसा शेयर है जिसको हमने डंके की चोट पे कहा, खुश इसके गवाह हैं, सोनी इसके गवाह है, सुमित जी इसके गवाह है, और साथ ही संतोष सर भी इसके गवाह, आप भी इसके गवाह होंगे। तो ये 7 दिन में 33% चल, एक्चुअली क्या है ना, ये टर्न अराउंड आप ऐसा समझिए कि ये ना अपना नेचर बदल रहा है IFCI। अब ये रुक नहीं रहेगा, अब ये नेचर हमने आपको मंथली चार्ट पे भी बताया था। सुमित सर आप तो गवाह होंगे, आपके सामने डिस्कस किया था बकायदा। सुमित जी ने मेरे को व्हाट्सअप किया कि आपका IFCI चल सकता है। सुमित जी अभी क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या? बहुत हो गया पैसा अब तो। अगर लंबा नजरिया है तो बिल्कुल आप अभी भी बने रहिए, लेकिन ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि और कुछ नहीं, 20-25% आप अपना क्वांटिटी यहाँ पे बुक कीजिए, और नीचे आ रहा है तो फिर से बाइंग कीजिए। तो ये इनडायरेक्टली क्या होता है, टू सेव मनी टू अर्न मनी, आपका बाइंग एवरेज ही लोअर होगा। तो बेटर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि ओवर बॉट टेरिटरी में है। ठीक है, डन। एक और आज मेरे को अच्छी चीज़ नोटिस हो रही है इंडाइसिस के अंदर, वो ये इंडाइसिस का मतलब वो बैंकिंग के अंदर, कि HDFC ने अब गिरावट को रोका है। एक बार आप HDFC का चार्ट दिखाएंगे, HDFC बैंक का। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि HDFC जो कल तक आपकी प्रॉब्लम कर रहा था, इन स्पाइट ऑफ दिस कि ICICI के नंबर अच्छे आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी HDFC ने अपना रोल प्ले किया और ICICI के नंबर के बावजूद 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे धकेल दिया। आज ये ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। कुल में से 12 में से 9 शेयर अभी पॉजिटिव है। SBI, इंडसन बैंक, कोटक, PNB, ये कुछ एक शेयर्स हैं, और HDFC मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ये अगर यहीं रुक जाए, एक्सेस अपनी गिरावट ना दिखाए, तो सारे बैंक मिलकर बैंक निफ्टी को थोड़ा हील या ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं बैंकिंग काउंटर्स में से सोनी से कुछ पता करता हूँ। सोनी को एक बैंकिंग काउंटर बताइए बड़े वालों में से, SBI, इंडसन, कोटक, HDFC, कुछ भी। जी, यहाँ पे एक पोजिशनल प्ले के लिए मेरे ख्याल से PNB बेटर है। मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी में कोई भी आपको शॉर्ट टर्म पुल बैक रिकवरी नजर आता है तो PSU बैंक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, बिकॉज रोल ओवर्स PSU बैंक्स में ज्यादा हो रहे हैं देन प्राइवेट बैंक्स। और PNB में हम देख सकते हैं कि काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स के साथ शुरुआत की है। हालांकि एक पोजिशनल प्ले रहेगा, 93 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप इसको डिप में ले सकते हैं टुवर्ड्स 95, 96 अगर मिलता है कभी भी रेंज, तो वहां पे आप ले सकते हैं। 93 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। स्टॉक अगेन बाउंस बैक करेगा टुवर्ड्स 106, 110 के रेंज में, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बेटर है। बट अगर प्राइवेट बैंक्स की हम बात करें, प्राइवेट बैंक्स में भी एक ऐसा बैंक है जिसमें रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं, वो है ICICI बैंक। कल शॉर्ट कवरिंग भी नजर आई थी ICICI बैंक में, ऑल्दो जाते जाते काफी एक अपना इंट्राडे गेन्स दे चुका था। बट ICICI बैंक में अगर हम देखेंगे तो अभी भी जब तक ये 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक ICICI बैंक अच्छा है। आप इसको करंट लेवल से भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ मीडियम टर्म।
1000 का एक अच्छा सपोर्ट है, आप वहां तक अक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन एनी डिक्लाइंस। 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड्स 1060 1080 के रेंज में। सो दोनों बैंक्स पोजिशनल प्ले के लिए है, इंट्राडे बेसिस पे अवॉइड कीजिए इसको, आप बाय ऑन डिप्स ट्रांचेस में डिप्लॉय करते जाइए। ठीक है, डन। आज सुबह जब हम डेरिवेटिव्स का डाटा आपके सामने रख रहे थे ना, तो डिस्काउंट था मार्केट में, लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं ना, वो हरे निशान में आ चुके हैं। एक बार आप जैन फ्यूचर्स दिखा सकते हैं, बैंक निफ्टी के बाकायदा हरे निशान में है 60 पॉइंट। जब आप बैंक निफ्टी की बात बोलते हैं ना, तो आप खरीदते फ्यूचर्स को हो आप, तो वो आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, ये देखिए, ये फेब वाले भी हैं। अगर आप जैन वाले भी दिखाएंगे, वो भी हरे निशान में है। तो फेब और जैन दोनों फ्यूचर्स हरे निशान में आए हुए हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स भले ही बढ़ रहा है 2.5%, 15 के पार है, ब्रेकआउट हो रहा है इसके अंदर भी, लेकिन ये ज़्यादा बाजार को डिस्टर्ब नहीं करेगा और थोड़ा रुक जाएगा, या ये वॉलेटिलिटी कवरिंग के भी काम आती है। ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी बढ़ने से नुकसान ही होता है, कई बार फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जब बॉटम बनता है यही विक्स आपकी हेल्प करता है कॉन्ट्रा करके, यानी कि उल्टा करके। खैर एनी हाउ, एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं स्पीड से, क्योंकि आज शेयर मेरे पास काफ़ी हैं पता करने के लिए। जी एंटरटेनमेंट दिखाइए, 7% ऊपर हो चुका है। मैं फिर भी आपसे बोलूँगा, जिसको कंपनी खरीदनी है, जिसको बिजनेस खरीदना है, जिसको वैल्यू खरीदनी है, वो तो आए, लेकिन जिसको डील खरीदनी है कि भाई ये सोनी के साथ डील हो जाए, फलाने के साथ डील हो जाए, ठिकाने के साथ डील हो जाए, वो नहीं आए, वो जी के अंदर अभी नहीं आए, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा एक शेयर है इन्फीबीम, 6% ऊपर है, छोटा शेयर आईटी का। सुमित जी चलेगा क्या इन्फीबीम? छोटा शेयर है आईटी का इन्फीबीम, और चलेगा क्या? जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे ये स्टॉक को आप संभाल के रखिए। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी जब आप देखेंगे तो 27 से 28 का जो जोन है, वो पिछला इसका स्विंग हाई था, एंड इट इज नियर टू द रेजिस्टेंस लेवल। तो बिल्कुल अगर सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक और भी चल सकता है आगे चल के। टारगेट आपको मिनिमम ये 35 तक का आ सकता है। जाइए, जैसे सुमित जी ने कहा है कि इसको लेके रखना, होल्ड करना है, लगाओ स्टैंप इसको बाय, और होल्ड की भी स्टैंप लगाओ ताकि क्लियर हो जाए। लिखतम और वक्तम दोनों होना चाहिए, वक्तम तो हो ही रहा है, लिखतम भी हो जाए, लिखा हुआ भी हो जाए आपके पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और है मेरे पास, एक केआई इंडस्ट्रीज के नंबर आए हुए हैं, नंबर्स अच्छे थे, मतलब ठीक से थोड़ा बेहतर थे, इसलिए शेयर को आज हल्का सा मूवमेंट भी मिला है। एक बार खुश आप चेक करेंगे केआई इंडस्ट्रीज। पे देखिए, ओवरऑल तो हम जानते हैं कि ये स्टॉक ऐसा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अब जो मार्केट फॉल आई थी उसमें करेक्शन हुआ है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो स्टॉक का जो अप ट्रेंड है ये काफी स्ट्रांग रहा है। अब एक कंसोलिडेशन मोड में है विद अ पॉजिटिव बायस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेट किया जा सकता है। सारी क्वांटिटी एक साथ ना डिप्लॉय करें, बिकॉज एक कंसोलिडेशन मोड में जब स्टॉक रहता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय वहां पे स्पेंड करें, बट यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप अक्यूमुलेशन शुरू करें, पोजिशनल बेट लेके चले। इसका जो 3400 का हाई था, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक वहां तक फिर से पहुंच जाए। अब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात है, वो 3000 के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है। काफी बार स्टॉक ने वहां से रिबाउंड भी दिखाया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। सो 3400 के पोजिशनल टारगेट के लिए केईआई इंडस्ट्रीज आप अभी भी फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, डन। एक बार मैं आपको जरा वापस से निफ्टी दिखाता हूँ, 27 पॉइंट ऊपर आ चुका है, हरे निशान में 10% ले रखा है, तो जरूर होल्ड करो। आज जो भी पैसे बनेंगे आप उसको घर ले जाना, और आज ही आज में घर ले जाना, कल का पता नहीं किसको क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना। बैंक निफ्टी के अंदर 44,4666 के ऊपर जिसने भी बाय किया हुआ है, जितने पैसे बनेंगे 10% में आप लेके घर चले जाना। 45,000 ऑलरेडी आ चुका है, और आज कुछ ने भी आपको सुबह ढांढस बताया, और ये बात संतोष सर ने इनडायरेक्टली आपको बताई थी कि भले वीक है बाजार, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके शॉर्टिंग से भी बचना चाहिए। बट मैं फिर से बोलूंगा, जो मिल रहा है आज के लिए मिल रहा है, कल का पता नहीं किसको। आते हैं बड़े और शेयर्स पे। एक और शेयर है मेरी लिस्ट में, हुडको, कल 10% नीचे था, आज बदला लेने के मूड में वापस से आया है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए संतोष सर इस पे, हुडको पे। यस डिम्पी, हुडको, एनबीसीसी वगैरह ये स्टॉक में बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिले थे। कल एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग था स्पेशली पीएसयू स्पेस में, बट मुझे फिर भी लगता है कि जो हुडको, एनबीसीसी जैसे शेयर है वहां तेजी बनी रहेगी, तो हुडको मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है 134 का, लेकिन इस स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, स्टॉक में पोटेंशियल है, ये 200 रुपए तक जा सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं अभी भी कोशिश करना चाहूंगा, जो कुछ रेलवे काउंटर से लाइक आईआरएफसी, वहां गिरावट में खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि वहां थोड़ा सा
वैल्यूएशन वगैरह भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, लेकिन ये जो एनबीसीसी हुडको जैसे शेयर है, यहाँ अभी भी पोटेंशियल है बाइंग का। तो कुछ स्पेस में कॉशियस रही है, कुछ स्पेस में इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढिए। आते हुए सीधे तौर पर हुडको पे अब एक इंडेक्स देखिए, निफ्टी मेटल 14-15 शेयर का इंडेक्स है, उसमें 14 शेयर में खरीदारी देखने को मिली, शानदार मजबूती। हिंडाल्को, एनएमडीसी, सेल, नेशनल यूनियन सब में खरीदारी देखने को मिली है। कुछ हिंडाल्को, एनएमडीसी, सेल, कोई शेयर पसंद है क्या इन तीनों में से आपको? तो देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये कुछ शेयर्स हैं जो स्पेस से हमारे टॉप पिक्स रहे हैं। आज हिंडाल्को में रिबाउंड देख के एक एनकरेजिंग मूव लग रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। सो देखिए बट मेटल स्पेस में एक सलाह रहेगी कि जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकें वही स्पेस में एंटर करें। तो हिंडाल्को मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो एक बेस बना है वहां से एक अच्छी छलांग लगा सकता है। 575 580 का जो जोन है वो मेरे लिए यहाँ पे टारगेट के तौर पे एक्ट करेगा। 550 को स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। अब जो आपने बाकी शेयर पूछे, सेल, अब वेल यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का बायस बरकरार रहेगा। मोमेंटम भी थोड़ा फिजल आउट हुआ है, तो इसको फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। और आखिरी शेयर जो आपने पूछा, एनएमडीसी, आई थिंक आउट ऑफ द थ्री दिस वन इज ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग। तो मैं एनएमडीसी को अगर मुझे सिर्फ सेटअप के बेसिस पे देखना हो तो एनएमडीसी विल रैंक फर्स्ट, देन हिंडाल्को एंड देन आई वुड से सेल। तो एनएमडीसी में भी अच्छा खासा अपमूव है। यहाँ पे आप 218 एंड देन 225 के लेवल्स के लिए स्टॉक को वॉच बिल्कुल कर सकते हैं और 202 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चले। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एनएमडीसी में भी काफी फेवरेबल है। इसी में भी यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। फटाफट दो स्टॉक्स दिखाइए जिसकी चर्चा इस शो के शुरुआत में की गई थी। आईएफसी का चार्ट दिखाइए। अब करीब करीब 13.5-14% की मजबूती देखने को मिली। जब हमने चर्चा शुरू की थी तो 7% के आसपास की थी, 12-13% की। और एक शेयर देखिए एचबीएल पावर, जिसकी कुछ ने बात की थी। कुछ ने करीब 465 के आसपास उन्होंने इसकी बात की थी और शेयर में देखिए अब जो है 478-480 का भाव देखने को मिल रहा है। एक सेक्टर देखिए जिसमें आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, वो फर्टिलाइजर सेक्टर है। तमाम स्टॉक्स देखिए, चाहे मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो, नेशनल फर्टिलाइजर हो, जीएनएफसी हो, आरसीएफ हो, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बजट से पहले सामान्य तौर पर यह ट्रेंड होता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी और ये इस बार माना जा रहा है कि बजट में सरकार की ओर से किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से सोनी कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या? आप जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जी मनीष जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आई थिंक वेट एंड वॉच की सलाह लूंगी एंटायर फर्टिलाइजर स्टॉक में। रोल ओवर्स के तौर से थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रहा है। सो बहुत ज्यादा अभी अग्रेसिवली इस लेवल पे कोई स्टॉक में से सॉरी सेक्टर में से कोई भी स्टॉक में अभी एंटर नहीं करना पसंद करूंगी। सो ये सेक्टर मेरे लिए अभी थोड़े से अवॉइड की लिस्ट में है। भी कहीं ना कहीं सोनी को लगता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे। एक सेक्टर देखिए जिसकी कल चर्चा हुई थी और कुछ ने कहा था कि सेक्टर से दूर रहिए, थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और रेलवे स्टॉक्स की मैंने कल बात की थी। आज कुछ थोड़ी सी रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, खासतौर पर इंडियन रेल फाइनेंस देखिए, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी में खरीदारी देखने को मिली, रेलटेल में देखिए मजबूती देखने को मिली। कुछ किसी में मौका दिख रहा है या आज भी कल वाला स्टांस आपका है कि नहीं अभी थोड़ा दूर रहिए? देखिए थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हुई है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हो तो जो ये रिबाउंड आ रहा है इसमें कुछ एक दो शेयर्स हैं जिनमें एक अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक रिबाउंड कर रहे हैं, तो उनको आप बिल्कुल अपने ध्यान में रख सकते हैं। मेरे रेडार पे है इरकॉन। यहाँ पे जो आप देखें तो पिछले 2 दिनों का जो लो बना था वो करीब 225 के आसपास बना था। हालांकि आज की ओपनिंग में स्टॉक उसके नीचे स्लिप हुआ था बट फिर से उसी लेवल को रीगेन किया है। तो इरकॉन में बिल्कुल एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 225 को ही अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपरी लेवल्स इसके जो हैं वो 255 एंड देन 270 तक के लेवल्स इसमें बनते हैं। तो इरकॉन है मेरे रेडार पे। हालांकि एक व्यू मैं अभी भी देना चाहूंगा कि क्वांटिटीज इनमें थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि देखिए इतने शार्प अप मूव के बाद एक दिन का जो फॉल आया है उसमें इट्स टू अर्ली टू से कि द करेक्शन और द प्रॉफिट बुकिंग इन दीज इज ओवर, बट मोमेंटम है, रिबाउंड भी अच्छा खासा दे रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से पार्टिसिपेट करें विद स्मॉल क्वांटिटीज एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जो कि कुछ को पसंद आ रहा है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। और सीधे तौर पे कुछ ने कहा कि अभी कोई जल्दबाजी मत कीजिए आप रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी करने की, तो गिरावट और होने दीजिए, फिर मौका मिलेगा। स्वदेश पे लगातार कुछ आते हैं, वो बताएंगे भी आपको शेयर। अब एक शेयर देखिए वायदा बाजार में जिसमें हमने कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। आदित्य बिरला फैशन दिखाइए कि आज गजब की तेजी देखने को मिली है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर भाग रहा है तेजी से। संतोष, खरीदारी करनी चाहिए?
यस, ये स्टॉक पे अंडर परफॉर्मर रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रख के इसमें रिस्क लिया जा सकता है। आज का जो लो है 222 के आसपास का, वो स्टॉक के अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो स्टॉक मुझे लगता है पहला जो टारगेट रहेगा इसमें 250 रुपए का रहेगा, और इन केस ये 250 रुपए का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो शायद स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होते रहेगा, तो शायद स्टॉक शायद 270 300 रुपए की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मेरे को खुशी तो हो रही है इंडाइसिस को देख के। वो है इसलिए हो रही है क्योंकि एक मैजिकल नंबर जो हमने सुबह आपको दिया था वो एक्चुअली हमारा नंबर नहीं, वो तो डीएमए का नंबर है। वो तो 200 दिनों का डेली मूविंग एवरेज था बैंक निफ्टी का 44666, जिसके बारे में सुबह बात कर रहे थे। देखते देखिए वो काफ़ी ऊपर आ गया, 45,000 स्पॉट में निफ्टी आ चुका है, 45,100 बकायदा, और फ्यूचर्स में तो प्रीमियम भी आ गए, वापस से लौट आए हैं, वो 45,185 है। तो मैं फिर से बोलूँगा जिसके पास भी जितने प्रॉफिट्स हैं आज ही आज में बुक कर लेना, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाओ, अपनी बाइंग का स्टॉप लॉस लगा दो। जिसने जिस रेट पे भी खरीदा है अब भाई लॉस तो होगा ही नहीं, ये तो फिक्स हो गया, अब आपको प्रॉफिट ही होना है। जो भी 10% आज आपने खरीदा है, लेकिन वो 10% का जो भी आपको प्रॉफिट मिले आज ही आज में ले जाना, कल की कल देखेंगे। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ और हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा चल जाए, आज रिलायंस पे काफ़ी दारोमदार है। मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए नोटिस करा रहा हूँ, जब आप इन स्क्रीन लगाए ना तो इन शेयर्स को नीचे नीचे ऐसे करके लगा दें और इनको वॉच करते रहें, इनके ही बदौलत बाजार थोड़ा और ठीक होगा। HDFC दिखाओ एक बार, और जरा एक्सिस बैंक भी दिखाओ, आप दोनों को जरा दिखाओ। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, आज HDFC आपके पक्ष में आके खड़ा है, ये 0.5% ऊपर है, और आज इस भसीन साहब बोल के गए हैं कि इसमें SIP शुरू करो। आप कर सकते हो SIP, क्योंकि पहली बार मेरे को ऐसा देख के लग रहा है, इसके डाटा को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता फ्यूचर्स में, लेकिन पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये SIP का एक अच्छा कैंडिडेट बन गया है अब तो आप इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक्सिस बैंक, ये अपनी गिरावट को सिर्फ 4 से 5% पे रोक ले, इससे ज़्यादा ना करे। एक बार जब दिखाओ एक्सिस बैंक तो फिर काम आपका बन जाएगा। तो आज बाजार दूसरे बैंकों की बदौलत थोड़ा अपने आप को हील या ठीक करने की कोशिश करेगा। 31 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। JK सीमेंट, सोनी जरा JK सीमेंट चेक करो तो जरा बताओ इसमें कोई ट्रेड बनता है। मेरे पास जो शीट बन रहे हैं उसमें थोड़ा बाइंग आ रही है। JK सीमेंट जी डिम्पी जी, यहाँ पे JK सीमेंट एक्चुअली काफी अच्छा है इन द सेंस कि ये एक अच्छे सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है, विच इज अराउंड 4000। आज का लो भी हम देखेंगे तो 3990 का लो मार के बाउंस कर रहा है। इसमें रेजिस्टेंस है अराउंड 4150 के आसपास। आप देख सकते हैं कि एक उसका रेजिस्टेंस है, तो जब तक वो क्रॉस नहीं करता है शायद थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे एक साइडवेज मूवमेंट दे, बट द मोमेंट वो 4150 को क्रॉस कर पाता है, वहां से आप देख सकते हैं कि एक अच्छे अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। पोजिशनली टुवर्ड्स 4300 भी जा सकता है, एज लॉन्ग एज 4000 का सपोर्ट होल्ड और इंटैक्ट रहता है। इस्लामिक शेयर देखिए, थोड़ी देर पहले कुछ से चर्चा हुई थी, इसी मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने IFCI के बारे में बात की, तेजी थी कुछ, आपका एक टारगेट तो अचीव हो गया। बताइए कौन सा शेयर जिस पे आप मुस्कुरा रहे थे? ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स दिखाइए। जब हमने चर्चा की थी तो 4% की तेजी थी, 16% शेयर ऊपर है। 320 330 का लक्ष्य आपने बोला था लंबी अवधि के लिए, जिसको थोड़ा लंबे समय तक रखना है। ये लंबे समय आपने बताया नहीं था कि आधे घंटे के लिए, क्या करें? मनीष जी देखिए, ये ऐसा मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म का मीनिंग है 6 महीना और लंबी अवधि का मीनिंग अब आई सपोज इज नाउ ओनली 15 मिनट्स, बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। नहीं देखिए, स्टॉक में तेजी बिल्कुल दिख रही थी। इतना बड़ा मूव इतने जल्दी आएगा ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब जब इस मूव जो ये मूव आ ही गई है, अगर किसी ने सुबह भी हमारा डिस्कशन सुन के ये लिया हो, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे अब आप जो अपना स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर लें। 310 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को लाके आप खड़ा कर दें। अब इससे होगा ये कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा लॉक, और जो ये मोमेंटम है उससे अगर स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाता है तो आप उसको राइड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसी का ट्रेडिंग स्टाइल या ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, तो अब मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि स्टॉक वॉल्यूम बेस्ड ही सही अप मूव देखने मिल रहा है, मतलब एक ओवर हीटिंग टेरिटरी में चला गया जहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो नई खरीदारी ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। दैट विल बी माय सजेशन। लगाते हुए कि स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कीजिए। निफ्टी दिखाइए सबसे पहले और निफ्टी बैंक दिखाइए, दोनों दिन के ऊपरी स्तर के आसपास आ चुके हैं। करीब 30 मिनट का कारोबार हुआ, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास आ गया। मेरे पेपर पे एक लेवल लिखा हुआ है 44,666। डिम्पी को लाइए अब सामने फ्रेम पे। डिम्पी, आपने कहा था 44,666,
666 ये लेवल मैंने लिखा था और आपने कहा था जैसे ही इसके ऊपर मिले खरीदारी करनी चाहिए। अब तो हम दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहे हैं, कोशिश हो रहा है कि 45,100 को पार करें। क्या करें? स्टॉप लॉस तो कोई बता दीजिए। अब देखिए, जिनके पास भी प्रॉफिट है ना, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा अपनी खरीदारी का 44666 का स्टॉप लॉस लगा लो और 10% जो आपको प्लस करवाया है, बस आप वही स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। जहां आपने आपके खरीदा पैसे जाएंगे नहीं, आज आएंगे नहीं, हो सकता जाए भी ना। जहां पे खरीदा है 44666 का एक स्टॉप लॉस डाल दो आप और आप इसको राइड होने दो। आप, मैं सच बताऊं, अगर बैंक निफ्टी चलने पे आ गया ना, कवरिंग करने पे आ गया, तो आज ही आज में 300 पॉइंट भी चल सकता है अगर एक कवरिंग पे आ गया तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप राइड करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ मत करो, शांति से बैठो और पागलापन बिल्कुल मत दिखाओ। 10% कहने को तो हम पूरा भी बोल सकते थे, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा सिर्फ 10% रखो आप। और आप देखते देखते, आप जैसे भी आपने बोला उसमें 70 पॉइंट था, अब 105 पॉइंट हो गए। और बैंक निफ्टी बहुत तेजी से चलता है, ट्रस्ट मी। इसका कैंडल चार्ट एक बार इसका कैंडल चार्ट दिखाइए। इसलिए मैंने पूछा था डिम्पी, होता क्या है ना कि कई लोग जो है ना 5 टारगेट 6 टारगेट 4 स्टॉप लॉस 3 स्टॉप लॉस बता के सेफर साइड कर लेते हैं। आपने सीधा सीधा बताया था कि 44,666 मैंने लिखा है इसको, और उसके बाद देखिए बात करते करते जब हमने बात करना शुरू किया, मैंने कहा 45,100 के नीचे है। उस समय बात हुई थी जब 45,080 के आसपास था। एक टिक में 100 अंकों की तेजी देखने को मिली है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, लगातार तेजी देखने को मिली। कुछ क्या रहा होगी? शानदार मजबूती करो मनीष जी, कुछ जी। देखिए, सुबह सुबह बड़े कॉशन के साथ ही सही, बट हम यही बात कर रहे थे कि बॉटम फॉर्मेशन का अटेम्प्ट बैंक निफ्टी पे होता हुआ दिखेगा। ग्लैड टू सी कि एटलीस्ट अब तक तो मार्केट्स ने उस तरह से रिएक्ट किया। गिवन द वॉलेटिलिटी, यू नेवर नो, क्या पता शायद ये गेन्स पूरे फिर से इरोड हो जाए। बट अभी जिस तरीके का मूड माहौल है, मेरे हिसाब से जो डिम्पी ने सजेशन दिए ये बिल्कुल सही है। अब जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के बैंक निफ्टी को होल्ड करें। देखिए, बहुत ज्यादा शार्प फॉल हुई है बैंक निफ्टी में ओवर द लास्ट वीक और 2। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरह की शॉर्ट कवरिंग रैली अटेम्प्ट होती है तो जो अपसाइड है ये भी आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी करने की बजाय राइड करें। जब मार्केट्स गिरते हैं तो हम पोजीशंस जो लॉस मेकिंग होती है उनको लेके वेट करते हैं, तो क्यों ना प्रॉफिट वाली पोजीशंस को भी लेके वेट करें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अब 46,700 का जो 44,700 का जो लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, इसी को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसमें अब पोजीशंस जो है वो राइड करें। वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 45,500 का जो लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा ऑन द अपसाइड, बट वंस दैट इज टेकन आउट देन वी आर लुकिंग एट 46,000। सो मेरे हिसाब से इस जो ये रिकवरी रैली है, जो शॉर्ट कवरिंग रैली है, इसको राइड करना चाहिए और जो प्रॉफिट्स अगर आपके हो रहे हो तो उनको बिल्कुल मल्टीप्लाई होने दीजिए। बोल रहे हैं ना निफ्टी का, आप कैंडलस्टिक चार्ट दिखाइए तब समझ में आया क्या तेजी देखने मिला। डिम्पी को लगी सामने फ्रेम में। डिम्पी, जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे सिर्फ हमारे आपके बातचीत के दौरान 150 अंकों की तेजी, कैंडल देखे डिम्पी, और आपकी मुस्कुराहट। आप बेकार मुझ पर नाराज होते हो, कहते हो आप तो बहुत टफ सवाल पूछते हो। 44,666 का लेवल मेरे हाथ में पेपर पे है। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास 45,080 पे हमने बातचीत शुरू की। 45,280, 200 अंक निफ्टी बातचीत करते हुए केवल 1.5 मिनट में तेजी देखने को मिली। दिन के ऊपर ये टिक जा रहा है ऊपर, अब लग रहा है कि 45,300 के ऊपर जाएगा। लीजिए 45,300 के ऊपर भी लगता है हो गया डिम्पी, ये भी पार कर गया, जा सकता है सीधे तौर पे। नहीं, जा भी सकता है। और मैंने आपसे कहा था ना मनीष जी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि निफ्टी 100 पॉइंट कहाँ में चला गया, और 100 पॉइंट के आपको 200 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आपके आगे एक ही मिनट के अंदर, 2-4 मिनट के अंदर ही। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अब आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 44,66 का मत लगाओ और ऊपर ले आओ। अब आप 45,000 का स्टॉप लॉस लगाओ। अब आपके पास क्या है कि आप 400 पॉइंट तो कमा के ही जाओगे, 300 पॉइंट तो कमा के ही जाओगे। तो ये पॉइंट आप रखो, ट्रेलिंग कर दो स्टॉप लॉस को। और मेरे साथ ना नितलेश पवस्कर भी जुड़ रहे हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। पहले मैं उनसे जरा माफ़ी भी मांगूंगा, वो ऑप्शंस के फ़ोनो हमको देना चाहते हैं और उनसे हम जरा ऑप्शन का चैंपियन पता करते हैं। नितलेश जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आपके पास आपको होल्ड करना पड़ा काफ़ी देर तक और मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूँ। नितलेश सर, आप मेरे को जरा ऑप्शन बता दीजिए कोई अच्छी सी। जी, मैं भी आपकी कमेंट्री को सुन रहा था, क्योंकि 44,500 मैंने भी 2 दिन पहले चैनल के ऊपर एक व्यू दिया था कि ये बेस्ट बाइंग लेवल होगा यहाँ से, और वो बाउंस भी अच्छा खासा आ गया है। तो यहाँ
पे मैं पुट ऑप्शंस लेना पसंद करूंगा। जो रैली है थोड़ा सा बिकवाली करना पसंद करूंगा। 21,250 का जो पुट ऑप्शन अभी 82 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाना चाहूंगा। 65 रुपीज का हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। पहला जो टारगेट होगा वो 140 रुपीज का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। आज की पुट आप सर बता रहे हो 90 रुपये में लेनी है, जैन वाली है कि फेब वाली है सर? जनवरी की अभी 80 रुपीज के आसपास चल गई है, 21,250 जनवरी की। तो अभी इसी में लेना है और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करके 65 रुपीज करना है नीचे की साइड पे 21,250 की पुट खरीदनी है। कोई भी आप ट्रेड करें स्टॉप लॉस स्टिक लगाए। बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दो स्टॉक्स देखिए कुछ, और इन दोनों स्टॉक्स पे अपनी राय दीजिए बेबाकी तौर पे। एक टाटा पावर देखिए, उसमें हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वापस एक ऐसा शेयर जिसमें कई सारी खबरें हैं, बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी देखने को मिली। पहले तो टाटा पावर पर राय दीजिए क्या है, इसके बाद एक और शेयर मैं पूछूंगा आपसे। देखिए बहुत ही क्लियर व्यू है मेरा, बाय करके चले हम। जिस तरीके का भी फॉल आ रहा है इसमें वो एब्सॉर्ब हो रहा है लोअर लेवल्स पे और स्टॉक क्विकली आपको एक टर्न अराउंड दे रहा है। तो टाटा पावर बिल्कुल बाय करके चले। यहाँ पे 363 ये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा एंड देन 375 का जो दूसरा लेवल है ये ऑन द अपसाइड आप बिल्कुल टारगेट लेके चल सकते हैं। 345 के करीब स्टॉप लॉस लेके चले। तो टाटा पावर बहुत क्लियर बाय है मेरे लिए। टाटा पावर में अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। और जल्दी से कुछ एक शेयर और देखिए, कर्नाटका बैंक। खराब नतीजे यहाँ शेयर में काफ़ी, बैंक के शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। एक समय शेयर जो है करीब करीब 233 के आसपास पहुंचा, काफ़ी तेज़ गिरावट। अब थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, अब 240 के आसपास पहुंच गया। ये रिकवरी है, किसी को अगर रिकवरी पे प्ले करना हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 4-5% के लिए करे या कोई ट्रेड नहीं करे। और कहाँ लगता है गिरता है तो और कितना गिर सकता है? बिल्कुल, तो इस पे सलाह रहेगी इसे अवॉइड करें। जिस तरीके का फॉल हमने कल और आज देखा है ये थोड़ा सा चिंताजनक है इसमें। हालांकि 233 का जो लेवल है जहां से इसने आज रिबाउंड किया वही है इनफैक्ट इसके लिए दिसंबर के महीने का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसे ब्रेक करेगा तो 220 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इसे अवॉइड करें, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहां पे आपको काफी और मजबूत स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे खासे प्राइस कट के साथ मिल रहे हैं। तो कर्नाटका बैंक अवॉइड करके चलें। जिस तमाम हम पावर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, सरकार ने जिस तरीके से सोलर रूफटॉप को लेकर एक बड़ी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में, क्या असर सरकार की तैयारी है? आरएससी के चेयरमैन विवेक देवांग से हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने खास तौर पे बात की है और इस पूरी योजना को लेकर बात की है। आपको सुनाते हैं क्या ये खास बातचीत है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इस योजना को का नोडल एजेंसी है। उन्होंने आरएससी को ओवरऑल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया है। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घरों के रूफटॉप को टारगेट किया जा रहा है, जिसे हम मिशन मोड में इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। आरएससी का रोल बेसिकली कोऑर्डिनेटर का रोल रहेगा। जो रूफटॉप के ओनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जो वेंडर्स हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, उन सब के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना है ताकि सीमलेस एक्सपीरियंस हो जो कंज्यूमर जो अपने छतों पर रूफटॉप सोलर लगाना चाहते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा सब्सिडी स्कीम को, सब्सिडी का जो प्रोफाइल है उसको रीवर्क किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 1 से 3 किलोवाट की कैटेगरी में 40% सब्सिडी का प्रावधान है और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट की कैटेगरी में 20% सब्सिडी का प्रावधान है। परंतु ये देखा जा रहा है कि लोअर कैटेगरी में हमें शायद ज़्यादा सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी अगले कुछ दिनों में हमें डिटेल स्कीम गाइडलाइन मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। स्कीम के तहत करीब 40,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं रूफटॉप सोलर वो लगाए जाएंगे। कितनी फंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, 1 मेगावाट कैपेसिटी लगाने के लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की राशि लगती है। तो हमें 40,000 मेगावाट कैपेसिटी 2026 तक लगानी है। तो इसके लिए लगभग 2 लाख से 2,40,000 करोड़ की राशि की आवश्यकता पड़ेगी। और उसमें जो छोटे कैटेगरी हैं 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के में, उसमें सब्सिडी का प्रावधान है जो कि 40 से 20% तक की राशि सब्सिडी रहेगी। अदर देन दैट जो रूफटॉप सोलर आ रहे हैं उसमें सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। परंतु जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल्डिंग है,
बड़े बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो अपने कमर्शियल्स के आधार पे ये रूफटॉप सोलर का अपना स्थापित करेंगे। आरईसी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, आप पावर सेक्टर में, नॉन पावर सेक्टर में भी अब जा रहे हैं। अगर रेशियो की बात करूं तो आने वाले कुछ सालों में अपने बिजनेस का कितना हिस्सा पावर सेक्टर से और कितना नॉन पावर सेक्टर से देखते हैं? देखिए, पावर सेक्टर हमारा मेन फोकस रहा है आरईसी का, वो कंटिन्यू रहेगा। पावर सेक्टर में भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा पोर्टफोलियो, हम लोग का प्रयत्न है कि 30% बढ़ा दिया जाए। हम लोग टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 10 लाख करोड़ हम टारगेट कर रहे हैं 2030 तक। उसमें से 30%, लगभग 30%, लगभग 3 लाख करोड़ का जो फाइनेंसिंग होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में होगा। नॉन पावर जहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक की जहाँ तक बात है, उसे हम लोग टारगेट करें 20 से 25% हमारा लोन पोर्टफोलियो रहेगा। 10 लाख करोड़ में से लगभग 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक से आएगा। ये आपको पता है कि रूफटॉप के बाद जैसे देश के प्रधानमंत्री ने बोली, सारी की सारी कंपनीज एक्टिव हो गई और अब मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि वो भी इस पे बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे। आरईसी एक बार जरा चेक करवा लेते हैं। सुमित मूलचंदानी हमारे साथ है। सुमित जी, एक बार जरा आरईसी चेक कीजिए, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। ओह ठीक है, सुमित से बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। संतोष सर से पता करें। संतोष सर, आरईसी आपने पहले भी कई बार दिया हुआ है और बढ़िया हिट होते हैं आपके टारगेट, इसमें जरा बताइए सर दोनों के लिए। यस, कल आरईसी में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया और आज फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जिस आपका स्ट्रक्चर हिसाब से लगता है इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए जब तक कि अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कीजिए, 425 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो 500 से 525 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। करीब 90 पॉइंट की बढ़त अब निफ्टी पे आ चुकी है। बकायदा निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आके कामकाज कर रहा है। मैं लेकिन फिर से बोलूँगा, ना ही मेरे को इस बढ़त पे ट्रस्ट है, ना ही मेरे को आज की मार्केट के कन्विक्शन पे ट्रस्ट है। बस एक ही चीज़ का ट्रस्ट है कि बाजार को एक पुल बैक मोड पे आना है और अब पुल बैक मोड पे आना चाहता है, बस और कुछ नहीं है। ये पुल बैक कितना स्ट्रांग है उस पर अभी भी डाउट है मेरे को। इसलिए जिनके पास भी स्टॉप लॉसेज हैं, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज लगाना चाहें बिल्कुल लगाएं और आज उस हिसाब से ही अपना ट्रेड करें। आप एक बार अपना निफ्टी के लेवल्स चेक करवा लीजिएगा, शायद थोड़ा ये फ्रीज हो गया आपकी प्लेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके वापस से चलाएंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा या पता लग जाएगा। खैर एनी हाउ, क्योंकि निफ्टी समय 104 पॉइंट ऊपर है, ये आपके लेवल्स फ्रीज है, ये प्लेट फ्रीज हुई पड़ी है, इसको एक बार रिफ्रेश करें तो वापस आएगी। ठीक है, खैर जब तक आप इसको ठीक कीजिएगा। और 400 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी भी ऊपर आ चुका है। एनी हाउ, स्टॉक्स पे आ जाते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी आज, उसका नाम है SJVN। क्या ये भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है? सोनी एक बार चेक करना SJVN। जी डिम्पी जी, डेफिनेटली आई थिंक कल के गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इसको एक ऑन डिप्स को एक अक्यूमुलेट कर सकता है। 100 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से जब तक 100 ब्रेक नहीं करता है, बाउंस बैक डेफिनेटली कर सकता है टुवर्ड्स 115। उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट अगेन इसमें नजर आ सकती है टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 125, 126। सो आई थिंक ऑन डिप्स आप अक्यूमुलेट कीजिए। एज लॉन्ग एज 100 होल्ड कर रहा है तब तक आप इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। सो एक पहला तो जो 115 का पहला टारगेट है उसको क्रॉस करेगा, उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। सो आप सेकेंड पार्ट ऑफ द टारगेट 125 की तरफ भी देख सकते हैं। तो SJVN पे ये रहा आते हुए आप 3 शेयर देखिए फटाफट, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक शेयर पर बात करते हैं, कुछ शेयर, फिर 2 शेयर एक साथ में लूंगा। बॉम्बे डाइंग देखिए, आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ हमने देखा है कई दिनों की गिरावट के बाद जो एक बेहद मजबूत कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। मजबूती और बढ़ती हुई दिखेगी या ऊपर जाके वापस लगता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है शेयर में? तो मेरे हिसाब से इसे फिलहाल अवॉइड करें, बिकॉज जो ये रिबाउंड है ये तो कल का फॉल आया था उसी को रिकूप कर रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले 2 से 2.5 महीनों में स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में ही है। मेरे लिए फिलहाल बॉम्बे डाइंग डिस्पाइट द काइंड ऑफ 8% मूव दैट वी आर सीइंग, फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में ही रहेगा। चलते हैं तो एक साथ चलते हैं, खासतौर पे ऑटो सेक्टर जुड़ी कंपनियां हैं, दोनों EV प्ले है दोनों में। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक दिखाइए, शानदार मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। कई दिनों के गिरावट के बाद वापस इसमें खरीदारी देखने को मिली। दूसरा आपने खुद से मार दिया JBM ऑटो, वाह क्या बात है। इन दोनों में से कोई शेयर पसंद आ रहा है कि हमने देखा है कि अच्छी रैली फिर प्रॉफिट बुकिंग, वापस से खरीदारी देखने को मिली कुछ?
देखिए दोनों ही अच्छी फुटिंग पे हैं। दोनों में ही जो कंसोलिडेशन है ये एक रिबाउंड के एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद आया है। आई डोंट थिंक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा फॉल इन स्टॉक्स में आया है, आप कह सकते हैं। जो इनका अच्छा शार्प अपमूव था उसी के चलते एक पॉज देखने मिला है। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छी फुटिंग पे हैं। जेबीएम ऑटो 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक रिबाउंड कर रहा है। तो यहाँ पे 1950 और 2000 तक के जो लेवल्स हैं, यहाँ तक के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 1830 का जो जोन है इसको स्टॉप लॉस लेके चले, ये मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बता रहा हूँ। और ओलेक्ट्रा ग्रीन यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। हालांकि ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंचा था, उसके पहले ही रिबाउंड कर गया। तो यहाँ पे जो रीसेंट हाई बने हैं 1800 और ये क्रॉस होते 1950 के लेवल्स के लिए ये स्टॉक एक रन दिखा सकता है। और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे करीब करीब आप 1600 ही राउंड फिगर लेके चलिए, जो आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। 1600 का स्टॉपस लगाना है, फिर आपको होल्ड करके चलना। 1900 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। सोनी एक शेयर को देखिए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगातार करीब 8-9 सत्रों के गिरावट के बाद आज थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। कि पहले भी हमने देखा था ये 180-82 का जोन था जहां से इसने सपोर्ट लिया था, फिर 230 तक का गया था। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में क्या इस लेवल पे इस रिवर्सल में भागीदारी लेनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? जी डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आज बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा इंतजार करना बेटर रहेगा। रेजिस्टेंस के पास ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इन्हें, थोड़ी सी पुल बैक रिकवरी है, नॉट इवन 50% उसने रिकवर किया है कल के फॉल का, जो कि आइडियल अभी वेट कीजिए। स्ट्रक्चर वीक है, सेल ऑन राइज हो सकता है। जब तक 200 के ऊपर दोबारा क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तब तक ये सेल ऑन राइज का व्यू बनेगा। सो आई थिंक आप इसको 195 के अराउंड सेल कर सकते हैं एक बार, 200 स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, एंड देन अगेन वो नीचे गिर सकता है टुवर्ड्स 185 180 के लेवल पे। सो सेल ऑन राइज का व्यू इसमें बन रहा है।